हाँ जी, तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? देखिए एंटरप्रेन्योरशिप एक्चुअली में एक प्रोसेस है जिसमें हम एक नए बिज़नेस की शुरुआत करते हैं। यानी आप ये कह लो इसमें एक पर्सन है जिसको हम एंटरप्रेन्योर बोलते हैं, वो पर्सन क्या करता है, अपने आइडिया को लेकर आता है, एक प्रॉब्लम को ढूँढता है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उस जो आइडिया को एग्ज़ीक्यूट करने के लिए वो एक अपना नया बिज़नेस शुरू करना चाहता है। तो जिस प्रोसेस के ज़रिए एक एंटरप्रेन्योर बहुत सारे फाइनेंशियल रिस्क लेकर एक नए बिज़नेस को क्रिएट करता है, लॉन्च करता है या उसको मैनेज करने का काम करता है, उस प्रोसेस को हम एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। ठीक है जी। तो जनरली एंटरप्रेन्योरशिप में हम कुछ बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे होते हैं, कुछ मार्केटिंग रिसर्च करते हैं, कुछ स्ट्रेटजीज ऐसी बनाते हैं जिसमें हम अपने बिज़नेस को एक लेवल तक लेके जा सकें और इस आस में आगे बढ़ते हैं कि आज जो हमने फाइनेंशियल रिस्क लिया है, कल को हमें जो प्रॉफिट होगा उसमें ये फाइनेंशियल रिस्क भी हमारा कवर हो जाएगा। इज ए क्लियर? देखिए अब आते हैं एंटरप्रेन्योर किसको बोलेंगे। देखिए एंटरप्रेन्योर मैंने अभी बताया एक वो पर्सन जो ये एंटरप्रेन्योरशिप की जो प्रोसेस है उसको कंडक्ट करता है, उसको डन करता है। तो एंटरप्रेन्योर एक पर्सन है जो एक्चुअली में ये काम कर रहा है, यानी ये एंटरप्रेन्योरशिप की प्रोसेस को कंडक्ट कर रहा होता है, राइट। देन आते हैं नेचर एंड करेक्टरिस्टिक्स। एंटरप्रेन्योरशिप में क्या क्या चीज़ें होती हैं। देखिए इसमें इनोवेटिव एबिलिटी होती है। देखिए जब भी कोई नया मतलब जब भी कोई पर्सन है, जब तक वो नया कुछ सोचेगा नहीं या कुछ नया आइडिया लेकर आएगा नहीं, कुछ प्रॉब्लम्स जो आज हो रही हैं मार्केट के अंदर उसको सॉल्व करने के लिए यूनिक सोल्यूशन लेके आएगा नहीं, तब तक वो एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता। तो एंटरप्रेन्योर हमेशा अगर आपने कोई किसी ने भी बनना है तो उसके अंदर सबसे पहले क्या एबिलिटी होनी चाहिए, इनोवेशन एबिलिटी होनी चाहिए। एंटरप्रेन्योरशिप में सबसे पहले इनोवेशन होनी चाहिए आपके अंदर। सेकेंड आता है विलिंगनेस टू टेक रिस्क। देखो जो पर्सन रिस्क एवर्स होता है जैसे कि मैनेजर, वो एंटरप्रेन्योर्स नहीं बन सकते। तो इसीलिए जो पर्सन रिस्क एवर्स नहीं है बल्कि रिस्क टेकर है और जो हमेशा रिस्क लेने से डरता नहीं है और इस आस में रिस्क लेता है कि कल को वो उसमें बहुत ज़्यादा रिटर्न हासिल करके दिखाएगा, तो दैट इज़ कंसीडर टू बी द एंटरप्रेन्योर। ठीक है जी। तो एंटरप्रेन्योर के अंदर या एंटरप्रेन्योरशिप में क्या होता है, बहुत सारा रिस्क होता है जिसको लेकर आप अपने एक नए नए एंटरप्रेन्योर को शुरू करते हो, नई नए एंटरप्राइज को शुरू करते हो। देन आता है क्लियर विजन। एंटरप्रेन्योरशिप जब भी करी जाती है या जब भी ये प्रोसेस डन करते हैं हम, तो इसके अंदर हमारा एक क्लियर विजन होता है। मीन्स आप जो आइडिया लेकर आते हो, आप जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपना एक बिजनेस शुरू कर रहे हो या आप जिस काम के लिए आगे जा रहे हो, ये आपके माइंड में पहले ही क्लियर होता है। तो एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है एक क्लियर विजन हमारे पास होता है जिसको हम करने के लिए अपना सारा काम मतलब अपना सारा टाइम इसमें लगाते हैं। ठीक है जी। प्रोएक्टिवनेस। जनरली देखो एंटरप्रेन्योरशिप ये कहता है या एंटरप्रेन्योरशिप में जो भी काम होते हैं वो प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ होते हैं, रिएक्टिव अप्रोच के साथ नहीं होते। मतलब इसमें जो एंटरप्रेन्योर होता है हम उसको मानते हैं कि वो प्रोएक्टिव है। प्रोएक्टिव मीन्स कुछ होने से पहले ही तैयार रहना कि अगर ऐसा हुआ तो हम इस तरीके से उस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं। तो किसी चीज़ के होने से पहले ही अगर आप किसी चीज़ के लिए रेडी रह लेते हो, दैट इज़ प्रोएक्टिवनेस। लेकिन होने के बाद उस पर कैसे रिएक्ट करते हो वो आपका रिएक्टिवनेस आ जाता है। तो इसीलिए एंटरप्रेन्योर अगर आपने बनना है तो रिएक्ट करने की बजाय प्रोएक्ट करना सीखो। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है रिजिलेंस। रिजिलेंस मतलब होता है अगर कोई सेटबैक आ भी गया, सपोज अचानक से अनसर्टेनिटी आ भी गई, तो आप उसमें से कैसे रिकवर कर रहे हो अपने आप को, तो दैट कैपेबिलिटी शुड बी इन दी एंटरप्रेन्योर। वो भी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि क्विकली रिकवर कैसे करते हो आप उस चीज़ में से। ठीक है। नेक्स्ट आता है अडेप्टेबिलिटी। एंटरप्रेन्योरशिप में एक एक एबिलिटी होनी चाहिए क्या करने की, अडेप्ट करने की। किस चीज़ को, कि अगर कुछ हो भी गया, कुछ आने वाली कंडीशन मतलब सपोज जैसे कोविड-19 आया था, अब अचानक से वो सिचुएशन आई थी। अब बहुत सारे ऐसे एंटरप्राइज भी थे, ऐसे बिजनेस थे जो बंद हो गए थे, लेकिन कुछ ऐसे एंटरप्रेन्योर भी थे जिन्होंने अपने नए बिजनेस को उसमें भी संभाले रखा। मीन्स कैसे संभाला उन्होंने, उन्होंने अपने उस नए बिजनेस को अच्छे से अडेप्ट करवाया। अडेप्ट मीन्स जो प्रेजेंट कंडीशंस हैं, जो करंट इन्वायरमेंट है, उससे रिलेटेड स्ट्रेटेजी से प्रिपेयर करके अपने बिजनेस को अडेप्ट किया। मतलब कि उस इन्वायरमेंट में ढाल दिया जिस इन्वायरमेंट में हमारा बिजनेस आज चलना चाहिए। मतलब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में कोई चेंजेस आ रहे हैं, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट किसी चीज़ की आ रही है, आपको उस हिसाब से अपने आप को चेंज करते रहना है। ये है एंटरप्रेन्योरशिप। इज ए क्लियर?
एंटरप्रेन्योरशिप में लीडरशिप फैसिलिटी मतलब लीडरशिप क्वालिटी भी होनी चाहिए, क्योंकि लीडर ही एज अ गाइडर आप अपने गोल्स को अचीव करने में आपकी मदद करता है। अब ज़रूरत क्यों है एंटरप्रेन्योरशिप करने की, तो सबसे पहला कारण आता है इकोनॉमिक ग्रोथ। देखिए एंटरप्रेन्योरशिप कहीं ना कहीं हमारे कंट्री की डेवलपमेंट में, हमारे कंट्री की इकोनॉमी की डेवलपमेंट में मदद करता है। कैसे? क्योंकि जब हम एंटरप्रेन्योरशिप करेंगे तो कुछ नए बिजनेस ओपन कर रहे हैं, जिसकी वजह से नए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, नई एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। ठीक है जी। सेकेंड आता है इनोवेशन एंड डेवलपमेंट। अब ये बात तो ऊपर भी हो चुकी है कि एंटरप्रेन्योर जब भी कोई आ रहा है तो उसके अंदर इनोवेशन एबिलिटी होनी चाहिए, कुछ नया कर दिखाने की एबिलिटी हो जानी चाहिए, या फिर अगर वो कुछ किसी पुरानी प्रॉब्लम को लेकर आया है तो उसको आसानी से कैसे सॉल्व किया जा सकता है, इस तरह की उसके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए, यूनिक सॉल्यूशंस लेकर आने की। ठीक है जी। तो एंटरप्रेन्योरशिप हमें इनोवेशन में भी आगे लेके जाता है। एंटरप्रेन्योरशिप से कहीं ना कहीं वेल्थ क्रिएट होती है, मीन्स टू से दैट कि अगर हम एक सक्सेसफुल वेंचर बन जाएंगे, यानी हमारा स्टार्टअप अगर कल को एक बड़ा वेंचर बन गया, तो ऑब्वियस सी बात है हमें बहुत सारे इन्वेस्टर्स मिलेंगे, हमें बहुत सारी वेल्थ मिलेगी, जिसको हम कह सकते हैं कि हमें आगे जाकर किसी भी फाइनेंशियल कंडीशंस में कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो एंटरप्रेन्योरशिप अगर आज सेटअप करने में उतना ही एफर्ट लगा रहे हो, कल को अगर उसकी सक्सेस मिलेगी तो उसमें वेल्थ भी उतनी ही जनरेट होने वाली है। देन आता है जॉब क्रिएशन की बात हो चुकी है ऊपर। मार्केट कंपटीशन। देखिए एंटरप्रेन्योरशिप में जनरली एक मार्केट कंपटीशन भी आता है, मींस टू से दैट अगर आप हेल्दी कंपटीशन लेकर आना चाहते हो मार्केट के अंदर तो एंटरप्रेन्योर्स को आगे आना चाहिए, क्योंकि वो कभी भी लड़कर नहीं आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो कुछ नया कर दिखा के आगे बढ़ते हैं। तो इसीलिए मार्केट कंपटीशन हेल्दी माना जाता है। ठीक है। देन आते हैं सोशल चेंज। एंटरप्रेन्योर्स में एक सोशल कह लो कि सोशल चेंज भी आपको देखने को मिलता है। मतलब इस अगर आप सोशल चेंज मीन सोसाइटी में कुछ चेंज कर दिखाना चाहते हो ना, तो ही तो एंटरप्रेन्योरशिप आएगा। तो एंटरप्रेन्योरशिप की प्रोसेस जनरली आप कब लेकर आते हो? जब आप अपने कंट्री की किसी सोसाइटी की प्रॉब्लम या मार्केट की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो, राइट? तो इसी वजह से एंटरप्रेन्योरशिप की जाती है। देन आता है सेल्फ रिजिलेंस। अब देखो ऑब्वियस सी बात है, सेल्फ रिजिलेंस मैंने ऊपर भी कवर किया कि आप किसी भी आपके मतलब एक एंटरप्रेन्योरशिप आपको एक ऐसी एबिलिटी जनरेट करने में आपकी मदद करता है, जिसमें आप अगर किसी मतलब किसी प्रॉब्लम में आ भी गए तो उसमें से यानी किसी सेटबैक में आ भी गए, मतलब आप किसी चीज़ में से डर के बैठ भी गए तो उसमें से रुकना नहीं है, आगे कैसे बढ़ना है उस चीज़ का भी आपको एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर प्रॉपर ट्रेनिंग मिलती है। ठीक है जी। नेक्स्ट आते हैं मेन फंक्शंस क्या है एक एंटरप्रेन्योर के या फिर एक एंटरप्रेन्योरशिप, राइट? तो सबसे पहले आता है आइडिया जनरेट करना। देखो ऑब्वियस सी बात है, मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था कि एक नए आइडिया को लेकर आते हो आप यहाँ पे, तभी एंटरप्रेन्योरशिप शुरू होती है। मतलब एंटरप्रेन्योरशिप की प्रोसेस जब तक आइडिया लेकर नहीं आओगे एंटरप्रेन्योर का, ऑब्वियसली एक काम है क्या करना। अगर वो एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है तो सबसे पहले आइडिया जनरेट करना है कि आखिरकार कुछ प्रोडक्ट्स को कैसे इनोवेटिव बनाना है, किसी प्रॉब्लम को कैसे फुलफ़िल करना मतलब सॉल्व करना है, और किसी नीड को कैसे फुलफ़िल करना है। सेकंड, अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन। देखिए अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन की अगर हम बात करें तो जनरली एंटरप्रेन्योर का मेन फंक्शन किस चीज़ में आता है? कुछ नया नया ढूंढ के अपॉर्चुनिटी पॉजिटिवली देखते रहना। मतलब कभी भी अगर कुछ नज़र आता है कि बिजनेस में कुछ मतलब कोई ऐसी मार्केट में अपॉर्चुनिटी है जो हमें नज़र आ रही है, तो अगर उसमें कोई फाइनेंशियल रिस्क है तो वो डरता तो है नहीं, तो ऑफकोर्स उसको लगता है कि अगर कहीं पे मुझे कुछ सक्सेस नज़र आ रही है कुछ कर दिखाने की, तो बिना सोचे समझे उस चीज़ में कैसे आगे बढ़ना है, इस चीज़ के बारे में भी इसका मेन फंक्शन माना जाता है। देन आते हैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। ऑब्वियसली बात है एंटरप्रेन्योर का मेन अगला काम आता है कि उसने स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करनी है। मतलब एक कॉम्प्रिहेंसिव बिजनेस प्लान उसने हमेशा रेडी करके चलना है, जिसमें उसको पता होना चाहिए कि उसकी स्ट्रेटेजी क्या है, उसका विजन क्या है, उसकी फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस क्या है, ताकि आने वाले समय में उसको कभी भी कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। गोल सेटिंग। देखिए एंटरप्रेन्योर के अंदर एक गोल सेट होना चाहिए, या फिर एंटरप्रेन्योर को ना अपना गोल सेट करके चलना चाहिए। मतलब उसको पता होना चाहिए कि मेरे किन किन मतलब मैंने कहाँ कहाँ तक क्या क्या करके आगे बढ़ना है। मतलब एक गोल मतलब कह लो एक ऑब्जेक्टिव सेट कर लेने हैं, स्मार्ट ऑब्जेक्टिव सेट कर लेने हैं, ताकि टाइम बाउंडेड अगर आप उन गोल्स को उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते रहोगे तो वन अ टाइम आप अपने गोल्स को भी अचीव कर लोगे। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कैपिटल एक्वाजिशन। कैपिटल एक्वाजिशन का मतलब है सिक्योरिंग द नेसेसरी फाइनेंशियल रिसोर्सेज थ्रू इन्वेस्टमेंट, लोन एंड पर्सनल सेविंग।
देखो, कोशिश करनी है कि कैपिटल एक्विजिशन का मतलब है कि एक एंटरप्रेन्योर का मेन काम होता है कि उसने वो सारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज नेसेसरली जो हमें मतलब मिल सकते हैं, या फिर कह लो कि जो एक बिजनेस के लिए ज़रूरी फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं। फाइनेंशियल रिसोर्स मतलब जितना भी मुझे पैसा चाहिए, इन्वेस्टमेंट जितनी चाहिए, लोन जितना चाहिए, पर्सनल सेविंग्स आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए, ये आपका एक काम है। मतलब कभी भी आपको फाइनेंशियल बेसिस पे कोई फेसेस ना फेस मतलब कोई ऐसे मतलब डिफ़िकल्ट फेसेस ना फेस करने पड़े, ये कोशिश आपको होनी चाहिए। ऐसे ही टैलेंट रिक्रूटमेंट, एंटरप्रेन्योर का एक काम ये भी होता है कि जब भी वो जॉब क्रिएशन की अपॉर्चुनिटी देता है तो हायर्ड पर्सन्स को लेकर आना है, अनस्किल्ड पर्सन्स को नहीं लेकर आना। ठीक है जी। ऐसे ही कुछ और पॉइंट्स आएंगे, जैसे प्रोडक्ट को डेवलप करने का काम भी इसी का ही होता है कि एंटरप्रेन्योर कोशिश करता है कि जो प्रोडक्ट है उसको डेवलप करने के लिए उसमें कुछ नए नए डिज़ाइंस कैसे लेकर आए जाएं, जिससे लोगों का जो अट्रैक्शन है वो उस प्रोडक्ट की तरफ जाए और हमारे बिजनेस में उस प्रोडक्ट की डिमांड को इंक्रीज किया जाए। राइट। सो दीज आर द मेन इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द एंटरप्रेन्योर। अब देखिए, मैंने आपको पहले क्लियर करवा दिया कि एक एंटरप्रेन्योर कौन होता है और एंटरप्रेन्योर की मेन क्वालिटीज़ क्या है, ये भी हमने ऊपर अच्छे से डिस्कस कर लिया कि उसके अंदर एक विजन होना चाहिए। पहले नंबर पे एंटरप्रेन्योर वही माना जाता है जिसके अंदर एक विजन है अपने बिजनेस के लिए कि उसने क्या बन के दिखाना है, क्या करके दिखाना है, उसकी सक्सेस पॉइंट क्या है उसका। ठीक है। देन एक एंटरप्रेन्योर पैशनेबल होना चाहिए। पैशनेबल मतलब उसका वो अपने आइडिया के लिए पैशनेट होना चाहिए और उस आइडिया जो उसने लेकर आया है उसको रियलिस्टिक कैसे बनाना है या रियलिटी में कैसे बदलना है उसको पता होना चाहिए। ऐसे ही एक एंटरप्रेन्योर क्रिएटिव थिंकर होना चाहिए जो एक नए आइडिया लेकर आता रहे और नई नई मतलब जो प्रॉब्लम्स हैं उनको नए नए तरीके से सॉल्व कैसे किया जा सकता है जल्दी से जल्दी उसको ये पता होना चाहिए। ठीक है जी। नेक्स्ट, डिटर्मिनेशन स्किल्स भी एक एंटरप्रेन्योर के अंदर होनी चाहिए। डिटर्मिनेशन मतलब बिजनेस अगर हार्डवर्क से शुरू कर रहे हो, ठीक है, तो कोशिश करो कि उसमें अपना इतना एफर्ट लगा के आगे बढ़ो कि अगर आप लंबे लंबे समय तक काम कर भी रहे हो, क्योंकि हार्डवर्क भी उतना ही ज़रूरी है जितना स्मार्ट वर्क ज़रूरी है, तो दोनों चीज़ों की प्रॉपर डिटर्मिनेशन करके प्रॉपरली टाइम स्पेंड करके जो सक्सेस रूट है उसके ऊपर कभी हटना नहीं है, डटे रहना है। ये भी कैपेबिलिटी होनी चाहिए किसके अंदर, हमारे एंटरप्रेन्योर के अंदर। रिजिलेंस ऑलरेडी मैंने बता दिया था। लीडरशिप ऑलरेडी आपको पता है कि होनी चाहिए एक एंटरप्रेन्योर के अंदर। कम्युनिकेशन भी गुड होनी चाहिए, तभी आप अपने एम्प्लॉय से अगर अच्छे से बातचीत करोगे, आप अपने दूसरे बिजनेस से अगर आप अच्छी कम्युनिकेशंस करोगे, तभी आपके रिलेशंस अपने इन्वेस्टर कस्टमर के साथ बेटर बन पाएंगे। तो एक एंटरप्रेन्योर के अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स भी बेटर होनी चाहिए। और एक कंपनी, ऑब्वियस सी बात है, एंटरप्रेन्योर जब तक फाइनेंशियल लिटरेट ही नहीं होगा हम उसको एंटरप्रेन्योर नहीं बोल पाएंगे। मतलब इन सिंपल टर्म उसको बिजनेस की नॉलेज होनी चाहिए। मैं बाकी चीज़ों की बात नहीं कर रहा। बिजनेस की नॉलेज मीन्स बिजनेस के कंसेप्ट्स की नॉलेज, बिजनेस से रिलेटेड, बिजनेस से चलने से रिलेटेड की नॉलेज होनी चाहिए। राइट। अब इसके अलावा आगे बात करते हैं एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योर के बीच में क्या डिफरेंस है। एन इंडिविजुअल हु क्रिएट एंड रन देयर ओन बिजनेस इज एंटरप्रेन्योर, राइट। लेकिन एंटरप्रेन्योर किसे बोलते हैं, एन एम्प्लॉय विद इन अ कंपनी हु इज टास्क्ड विद डेवलपिंग इनोवेटिव आइडिया एक्टिंग लाइक एन एंटरप्रेन्योर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। एक ऐसा पर्सन जो सिर्फ एक्ट करता है एंटरप्रेन्योर बनने का, बल्कि वो होता नहीं है। मतलब मैं एज एन एम्प्लॉय ही वहाँ पे हूँ, मैं आपको कोई टास्क दे रहा हूँ, मतलब मुझे कोई टास्क दिया गया है इनोवेटिव कर दिखाने का, तो मैं अगर एज एन एम्प्लॉय कुछ इनोवेटिव टास्क करने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ प्रॉब्लम्स को नए तरीके से सॉल्व कर, मतलब एंटरप्रेन्योर के फंक्शंस को मैं एज एन एम्प्लॉय मतलब करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो अगर मैं एक्ट लाइक एन एंटरप्रेन्योर बनने की कोशिश कर रहा हूँ तो वहाँ पे मैं इंट्राप्रेन्योर हूँ। इंट्राप्रेन्योर उस पर्सन को बोला जाएगा जो एंटरप्रेन्योर होता नहीं है पर उसकी तरह काम करने की कोशिश लगी रहती है उसकी, और उसकी तरह ही काम करता रहता है। ठीक है जी। मतलब एंटरप्रेन्योर की बात करेंगे तो पर्सनल फाइनेंशियल रिस्क वो खुद लेता है, लेकिन एंटरप्रेन्योर ऐसा नहीं है। उसके अंदर एक नॉर्मल बाउंड्री रखी गई है कि उससे ज़्यादा रिस्क उसको नहीं अलाउड है। मीन्स एक नॉर्मल रिस्क वो ले सकता है पर इतना बड़ा रिस्क उसको नहीं लेने दिया जा सकता, क्योंकि मतलब पूरी कह लो कि एक ऑर्गेनाइजेशन पे वो चीज़ डिपेंड होती है। एंटरप्रेन्योर की बात करें तो वो अपने रिसोर्सेज को खुद हैंडल करता है, खुद मैनेज करता है और खुद सिक्योर रखता है। लेकिन एंटरप्रेन्योर ज़्यादातर कंपनी के रिसोर्सेज पे ही डिपेंड होता है, वो अपने पर्सनल फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं लेकर आता, क्योंकि अगर वो पर्सनल लेकर आ जाएगा तो वो एंटरप्रेन्योर की तरह एक्ट नहीं बल्कि एंटरप्रेन्योर बन जाएगा।
ठीक है जी। एंटरप्रेन्योर का फुल कंट्रोल होता है अपने बिजनेस डिसीजन पे, वो खुद ही ऑनर होता है, खुद ही डिसीजन लेता है। पर इंट्राप्रेन्योर एक एम्प्लॉय होता है जो एंटरप्रेन्योर की तरह बस एक्ट करता है, तो उसका बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं होता क्योंकि वो उसका सिर्फ पार्ट है, वो ऑनर नहीं है। ठीक है जी। ऐसे ही एंटरप्रेन्योर अपने बिजनेस को ऑन करेगा तो प्रॉफिट भी उसका ही होगा। ऐसे ही एंटरप्रेन्योर के पास कंट्रोल नहीं होता, मीन्स वो उसका खुद का बिजनेस नहीं होता, वो सिर्फ उसमें से सैलरी लेता है या कुछ इंसेंटिव रिसीव करता है उस काम के लिए। ठीक है। अब नारायण मूर्ति जी की बात की जाए, 1981 जो इन्फोसिस के को फाउंडर रहे हैं, जैसे उनका बिजनेस का मेन एम क्या था कि ग्लोबल सॉफ्टवेयर कंसल्टिंग कंपनी बनाना है, अपनी इन्फोसिस को बनाने का सोचा था उन्होंने, तो आज करके भी दिखाया है, तो वो एंटरप्रेन्योर है एक तरीके से। लेकिन इंट्राप्रेन्योर जो सुंदर पिचाई, यू नो ऑल अबाउट दैट, तो वो जो सुंदर पिचाई का जब हम नाम सुनते हैं तो वो एंटरप्रेन्योर नहीं है, बल्कि वो गूगल की कंपनी में काम करते हैं लेकिन एज एन एंटरप्रेन्योर एक्ट करते हैं। इसका मतलब वो एज एन एम्प्लॉय गूगल के कंपनी के हैं लेकिन काम एंटरप्रेन्योर की तरह कर रहे हैं, तो इसीलिए वो इंट्राप्रेन्योर माने जाएंगे। इज इट क्लियर? चलिए अब आते हैं एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट क्या होना चाहिए। जो मैंने एंटरप्रेन्योर की क्वालिटीज़ बताई हैं, बिल्कुल एज इट इज़ मिलती जुलती क्वालिटीज़ आपके एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट के अंदर कवर हो जाती हैं। एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट का मतलब होता है कि वो सारा एटीट्यूड, वो सारी स्किल्स हमारी, या वो हमारा बिहेवियर जो हमें मतलब जो एक इंडिविजुअल की मदद करता है उसको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ को देखने में, हैंडल करने में, रिस्क लेने में, या कुछ चेंजेस को अडेप्ट करने में। मतलब एक ऐसा माइंडसेट जो जिसमें प्रॉपरली आपके एटीट्यूड कैसा है आपके बारे में बात की जाए, आपका नेचर कैसा है, आपकी स्किल्स कैसी हैं, आप किस तरह किसी चीज़ को हैंडल करते हो, जब इस चीज़ के बारे में बात की जाए तो वो है एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट। मतलब जिसमें इन सब चीज़ों का इस्तेमाल किया जाए कि आप इन सब चीज़ों के बेसिस पे अपॉर्चुनिटीज़ कैसे आइडेंटिफाई करते हो, रिस्क कैसे लेते हो, किसी चेंज को अडेप्ट कैसे करते हो। और बाकी इसमें बिल्कुल सेम मिलते जुलते पॉइंट है जो हमने ऊपर डिस्कस करे हैं। एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट के अंदर कैसी एबिलिटी होनी चाहिए, जो एंटरप्रेन्योर का माइंडसेट होता है वो उसकी क्वालिटीज़ जनरेट ही होती हैं। ठीक है। अब देखते हैं उसके बाद कुछ एलिमेंट्स आ जाते हैं इसके अंदर क्या होना चाहिए। तो चलो वो चीज़ तो ऑलरेडी मैंने बता दी है कि एक एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट के अंदर जनरली रिजिलेंस होनी चाहिए। मतलब मेन इसके 5 एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। रिजिलेंस होनी चाहिए, अपॉर्चुनिटी रिकॉग्निशन, मतलब हमेशा एक पर्सन का माइंडसेट अपॉर्चुनिटी रिकॉग्निशन, मतलब उसको पता होना चाहिए कि मेरे पास कौन सी अपॉर्चुनिटी आ रही है, हमेशा प्रोएक्टिव बेस पे अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। जब अपॉर्चुनिटी आ जाएगी तो बाकियों को भी तो पता चल जाएगा, तो हमने कोशिश करनी है, हमने पहले रिकॉग्नाइज करनी है एज अ एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट। ठीक है। क्लियर माइंडसेट होना चाहिए, पैशन होना चाहिए और लीडरशिप माइंड होना चाहिए। मतलब क्लियर माइंडसेट हमारा होना चाहिए, पैशनेबल होना चाहिए और लीडर्स माइंडसेट होना चाहिए, क्योंकि लीडर की तरह लीड करके अगर आप अपनी कंपनी के अंदर सारे एम्प्लॉयज़ को लेकर चलोगे तो जल्दी आप उन चीज़ों को पुश करके अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सकते हो। अब एक क्वेश्चन है कि एंटरप्रेन्योर्स या एंटरप्रेन्योरशिप के मिथ क्या है। मिथ मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो मानी जाती हैं पर एक्चुअली में वो सही नहीं है। जैसे कि एंटरप्रेन्योर्स आर बॉर्न बट नॉट मेड। क्या एक्चुअली में ऐसा है? क्या एंटरप्रेन्योर जन्म से अधिकार से ही बनकर आते हैं? ऐसे तो मैं कहूँगा कि मेरा भी जन्म हुआ, क्या मैं भी एंटरप्रेन्योर हूँ? नहीं। एंटरप्रेन्योर क्या जन्म से ही बनकर आते हैं? नहीं। मतलब इन सिंपल टर्म हमने ये प्रूव दिखाना है कि देखो जी, एंटरप्रेन्योर बनने के लिए हमें कहीं ना कहीं प्रॉपर स्किल्स चाहिए होती हैं, कुछ एजुकेशंस चाहिए होती हैं, कुछ प्रैक्टिसेस को फॉलो करके आगे बढ़ना होता है जो बिजनेस चलाने के लिए ज़रूरी होती हैं। उसके बाद ही एंटरप्रेन्योर का कैटेगरी हमें मिलता है। ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप गारंटी वेल्थ एंड सक्सेस। क्या एंटरप्रेन्योरशिप हमेशा गारंटी देता है कि वेल्थ और सक्सेस होगा ही होगा? पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप है जो बनकर खड़े तो हुए लेकिन जल्दी से डूब भी गए। तो इसीलिए एंटरप्रेन्योर्स जो भी आते हैं हमेशा वो क्या चैलेंजेस को फेस करके आगे सक्सेस की तरफ जा पाएंगे, हमेशा वेल्दी रह पाएंगे? पॉसिबल नहीं है। यू नीड अ रेवोल्यूशनरी आइडिया टू सक्सीड। ये माना जाता है कि हमें हमेशा एक रेवोल्यूशनरी आइडिया चाहिए, मतलब अपने आइडिया को लेकर आते ही रहना पड़ेगा। प्रैक्टिकल आइडिया एवरी डे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए हमें लेकर आना ही पड़ेगा। इज इट करेक्ट? कहते हैं मैनी सक्सेसफुल बिजनेस आर बिल्ट ऑन सिंपल एंड प्रैक्टिकल आइडिया दैट सॉल्व एवरी डे प्रॉब्लम्स एंड ऑफर द यूनिक सोल्यूशन टू एग्जिस्टिंग नीड। मतलब माना जाता है कि एक रेवोल्यूशनरी आइडिया होना चाहिए हर चीज़ को सक्सीड करने के लिए।
लेकिन एंटरप्रेन्योर्स कहते हैं ठीक है, ये बात ठीक है, लेकिन एक पॉइंट पे ठीक नहीं भी है। क्यों? क्योंकि रेवोल्यूशनरी आइडिया का मतलब है क्या, मतलब हमेशा आइडिया को मॉडिफाई करते रहना है। मतलब सक्सेसफुल बिजनेस कहता है कि सिंपल और प्रैक्टिकल आइडिया बस एक बार आना चाहिए आपके माइंड में, उसके बेसिस पे आगे आपने क्या स्ट्रेटजी और प्लान रेडी करनी है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, एंटरप्रेन्योर्स वर्क लेस एंड हैव मोर फ्रीडम। ये माना जाता है कि एंटरप्रेन्योर कम काम करते हैं और फ्रीडम उनको ज़्यादा मिलती है। पर क्या आपको ऐसा लगता है? नहीं सर, ऐसा पॉसिबल नहीं है। एंटरप्रेन्योर्स के अंदर उतना ही काम करवाया जाता है जितना बाकियों से होता है, उल्टा उससे ज़्यादा ही एंटरप्रेन्योर कई बार काम करते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि एंटरप्रेन्योर्स काम कम या फिर फ्रीडम ज़्यादा होती है, ये गलत है। ठीक है। फंडिंग इज़ द बेस्ट चैलेंज फॉर स्टार्टअप। ये बात सही है। मतलब स्टार्टअप के लिए फंडिंग एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, ऐसा पॉसिबल किसी किसी लेवल पे है, लेकिन किसी किसी लेवल पे नहीं है। क्योंकि जब तक आपके पास सोर्सेज ऑफ फाइनेंस अवेलेबल हैं तो ये चीज़ गलत हो जाती है। मतलब आपको पता है कि आपके पास प्रॉपर फंडिंग पहले है, आप प्रॉपर वेल्दी पर्सन होकर ही ये काम शुरू कर रहे हो, तो फिर आपके पास कभी भी बिगेस्ट चैलेंज एज अ स्टार्टअप ये चीज़ नहीं रहेगी। स्टार्टअप उनके लिए बिगेस्ट चैलेंज बनेगा एज अ फाइनेंस, जिनके पास कुछ पैसे की प्रॉब्लम है, या उनको लोन लेकर शुरू करना पड़ेगा, या उनके पास पैसे प्रॉपर नहीं है तभी। तो हमेशा 100% ये ट्रू नहीं माना जाता। फेलियर इज़ द एंड ऑफ द रोड। ये माना जाता है कि फेलियर अगर आ गया तो समझो वो आपकी रोड का एंड पॉइंट है। अगर फेलियर आ गया तो समझो वो आपकी आपकी रोड का एंड पॉइंट है। पर क्या कभी हम ऐसा कह सकते हैं कि एंटरप्रेन्योरल जर्नी कभी ख़त्म हो सकती है? अगर आपके अंदर एक एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट है तो हमेशा हम ये सोचेंगे कि अगर आज एंड है तो कल को इसी से शुरू करना है हमने भाई। मतलब मिस्टेक्स, मतलब एक गलती अगर हुई है ना, फेलियर अगर हुआ है तो वो फेलियर से सीखने के लिए बोला जाता है एंटरप्रेन्योर्स को, ना कि बैठ जाने के लिए। एक गलती हमेशा गिराती नहीं है बल्कि बदलती है हमें। ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप इज ओनली फॉर द यंग पीपल। क्या ऐसा पॉसिबल है कि एंटरप्रेन्योर में सिर्फ यंग पीपल आते हैं? नहीं, क्योंकि एक्सपीरियंस वगैरह हमेशा आपको बहुत सारे और नेटवर्क्स के ज़रिए भी मिलता रहता है, इसलिए हमेशा हमेशा ही यंग पीपल हों ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। ठीक है जी। तो दीज आर सम पॉइंट्स जो मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश की है कि एंटरप्रेन्योर के लिए क्या पॉइंट्स बोले जाते हैं, बल्कि वो चीज़ों में कुछ क्लैरिटी नहीं है। ठीक है। अब आते हैं एंटरप्रेन्योर और मैनेजर के बीच में क्या डिफरेंस है। देखिए, एंटरप्रेन्योर की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली यू नो वेरी वेल दैट इज़ अ पर्सन हु रन द बिजनेस, ऑपरेट ए न्यू बिजनेस, बहुत सारे फाइनेंशियल रिस्क लेता है। मैनेजर कौन है? मैनेजर एक्चुअली में एक कंपनी के ऑपरेशंस को एडमिनिस्ट्रेटर करने वाला, मतलब एडमिनिस्ट्रेटर और कंट्रोल करने वाला पर्सन होता है। मतलब एक एडमिनिस्ट्रेटर की तरह काम करता है और प्लस कंट्रोल करने का काम करता है या मैनेज करने का काम करता है कंपनी के ऑपरेशंस को। वो एज एन एंटरप्रेन्योर नहीं होता। एंटरप्रेन्योर के अंदर इनोवेशंस वगैरह होती हैं, बट मैनेजर के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। उसके अंदर सिर्फ एफिशिएंसी होती है कि काम और प्रोडक्टिविटी पे ध्यान देना है, बस बात खत्म। एंटरप्रेन्योर हाई रिस्क लेने के लिए बने होते हैं, पर मैनेजर रिस्क एवर्स माने जाते हैं। एंटरप्रेन्योर हाईली इनोवेटिव और हमेशा नए अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढते रहते हैं, पर मैनेजर हमेशा कोशिश करते हैं कि काम करने वाली प्रोसेस को बेटर कैसे बनाया जाए, दैट्स ऑल। और उसमें कुछ नहीं होता, उसमें इम्प्लीमेंटेशन बस कोशिश की जाती है कि प्रोसेसेस को बेटर कैसे बनाना है, स्मूथ कैसे बनाना है। एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो रैपिड डिसीजन मेकिंग पे ध्यान रखते हैं, वो जल्दी डिसीजन लेते हैं, पर मैनेजर को हमेशा कंपनी के स्ट्रिक्टनेस के साथ आगे बढ़ना है, कंपनी की पॉलिसीज़ के साथ आगे बढ़ना है। उसके डिसीजन वो कंपनी की पॉलिसीज़ के बाहर नहीं ले सकता। एंटरप्रेन्योर अपने गोल सेट करता है, अपना लॉन्ग टर्म विजन बनाता है, पर मैनेजर कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स, कंपनी के गोल्स को अचीव करने के लिए हमेशा आगे आता है। ठीक है जी। सो दीज आर सम फ्यू डिफरेंसेस बिटवीन एंटरप्रेन्योर एंड मैनेजर्स। अब बात करते हैं सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का कंसेप्ट क्या है। देखिए, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का कंसेप्ट है कि एक नया वेंचर बनाना जिसका मेन एम है सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, सोसाइटी में कुछ चेंज लेकर आना, सोसाइटी के मतलब सोसाइटी में कुछ कुछ नया करके दिखाना। मतलब सोसाइटी की प्रॉब्लम्स के लिए, सोसाइटी में कुछ नया करने के लिए अगर हम काम कर रहे हैं, हम एक नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तो दैट इज़ आवर सोशल एंटरप्रेन्योर। मतलब अपने प्रॉफिट के लिए नहीं, हमारा पहला मोटिव है CSR, दैट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर हमारा मेन मोटिव है सबसे पहले, तो दैट इज आवर सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। और मेनली इसमें क्या होता है, हमारा सोशल मिशन होता है, मतलब सोसाइटी के लिए कुछ करना होता है, मैक्स मतलब प्रॉफिट मैक कमाना नहीं होता।
इनोवेशन करके कुछ सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को जल्दी से यूनिक सोल्यूशन कैसे प्रोवाइड करना है उसकी कोशिश रहती है। इसके बाद देखिए सस्टेनेबिलिटी है। सस्टेनेबिलिटी मतलब एंश्योर द एंटरप्राइज इज फाइनेंशियली वेएबल। मतलब मतलब जब भी आप सोशल एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हो तो आप सोशली वाइबल होने चाहिए, फाइनेंशियली वाइबल होने चाहिए, कि आप सोसाइटी के लिए जो भी कर रहे हो उसमें ज़्यादा आपको डोनेशंस की ज़रूरत ना पड़े, एक्सटर्नल फंडिंग आपकी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर आप अपने ऊपर बर्डन लेकर काम करोगे तो। नेक्स्ट है स्केलेबिलिटी। एक एबिलिटी है, मतलब सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर एक एबिलिटी होती है कि उसने कुछ मतलब अपने आप को एक्सपैंड करना होता है लार्जर मतलब इन सिंपल टर्म सोशल एंटरप्रेन्योरशिप बनती ही इसलिए है ताकि लार्ज पॉपुलेशन की किसी बेसिस पे मदद की जा सके और लार्ज पॉपुलेशन के साथ साथ अपने बिजनेस को बढ़ा के उन सब प्रॉब्लम्स को देखा जा सके जो सोसाइटी की मेजर प्रॉब्लम्स मानी जा रही हैं। इसके बाद रिसोर्सफुलनेस, मतलब एफिशिएंट यूज़ ऑफ द लिमिटेड रिसोर्सेज। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के ज़रिए हम अपने रिसोर्सेज का बेटर इस्तेमाल करते हैं और टेक्नोलॉजी या फाइनेंशियल हो या ह्यूमन रिसोर्स हो, इसको बेटर वे में कैसे यूज़ करना है ये भी हमें पता चल जाता है। तो ये तो हो गया सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। अब इसके बाद आते हैं कमर्शियल एंटरप्रेन्योरशिप, इसका ऑपोजिट हो जाएगा। तो इसीलिए मैं ज़्यादा फोकस करूंगा इन दोनों के डिफरेंसेस के ऊपर, जिससे आपको दोनों चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो कमर्शियल एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या बताने की कोशिश करी मैंने कि जब आप एक एंटरप्रेन्योरशिप शुरू कर रहे हो, जब आप एक नया वेंचर क्रिएट कर रहे हो एज एन एंटरप्रेन्योर और आपका मेन ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट कमाना, तो आपका एंटरप्रेन्योरशिप कमर्शियल एंटरप्रेन्योरशिप माना जाएगा। लेकिन अगर आपका मेन मोटिव है सोसाइटी, इन्वायरमेंट और कल्चरल इश्यूज के ऊपर ध्यान देकर उनको सॉल्व करना, तो इसका मतलब है आप सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में आ जाओगे। अगर आपका मिशन है बिजनेस बेसिस पे कि मैंने प्रॉफिट कमाना है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल सक्सेस को कैसे मेंटेन करना है, तो हम कमर्शियल एंटरप्रेन्योरशिप में आ जाएंगे। लेकिन वहीं पे अगर हम इम्पैक्ट बेस्ड फोकस है कि हमारी चीज़ों का कैसे सोसाइटी पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, सोसाइटल इम्प्रूवमेंट कैसे होनी चाहिए, अगर इन चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं हम, हमारा ये मिशन है, तो हम सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में आ जाएंगे। अगर हम अपने कस्टमर्स या क्लाइंट को क्या गुड्स देने हैं, मतलब उनसे क्या परचेज करना है, क्या बेचना है, अगर इन चीज़ों के बारे में सोचते हैं तो कमर्शियल बिजनेस है हमारा, मतलब कमर्शियल एंटरप्रेन्योरशिप है हमारी। लेकिन अगर वहीं पे हम डोनेशन, ग्रांट या रेवेन्यू वाले कंसेप्ट्स की बात करते हैं तो वहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, मतलब अगर हमें रेवेन्यू इन सब चीज़ों से हो रहा है तो हम सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आ जाएंगे। अगर हम ज़्यादा कस्टमर की वैल्यू पे ऊपर ध्यान देते हैं कि कस्टमर को किस तरह का प्रोडक्ट चाहिए, हमें किस तरह की मार्केट वैल्यू उसको देनी है, तो अगर हम टारगेट ऑडियंस अपने कस्टमर को मानकर उसको सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं तो हम कमर्शियल एंटरप्रेन्योर आ जाएंगे। लेकिन वहीं पे अगर हम कस्टमर के साथ साथ कम्युनिटी प्लस मार्जिनल पीपल या अंडर सर्व्ड पॉपुलेशन या फिर सोसाइटी की पॉपुलेशन की बात करते हैं, मतलब सोसाइटी की बात करते हैं, तो वहाँ पे हम सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में कवर हो जाएंगे। इसके बाद आते हैं रिस्क बेसिस पे बात करें तो कमर्शियल में हमारा रिस्क थोड़ा ज़्यादा ही होगा, लेकिन अगर सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की बात करेंगे तो सोसाइटी के सपोर्ट की वजह से हमें थोड़ा रिस्क कम लगेगा। ठीक है जी। ऐसे ही अगर हम एग्जांपल दे दें तो रिलायंस इंडस्ट्री जो है वो प्रॉपरली आपकी कमर्शियल एंटरप्रेन्योरशिप मानी जाएगी। और अगर वहीं पे सेल्को इंडिया के बेसिस पे सेल्को इंडिया इंडस्ट्री की बात कर रहे हो अगर आप, तो वो जो एंटरप्रेन्योर है या वो जो एंटरप्रेन्योरशिप की चल रही है आज इंडिया में, वो एक सोशल एंटरप्रेन्योरशिप है जो रूरल कम्युनिटी के ऊपर ध्यान देती है। ठीक है। अब हम बात करने आए हैं नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा इनोवेशन। अब देखिए इनोवेशन ऑब्वियसली बात क्या मतलब है, कुछ नया करना या कुछ नए आइडिया लेकर आना, कुछ नए मेथड बनाना या कुछ नए तरीके से प्रोडक्ट की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जा सकता है उसके बारे में ध्यान दें, मतलब उसके बारे में कुछ करना। तो कुल मिला के कुछ नया करना या कुछ पुरानी चीज़ को मॉडिफाई करके नया कैसे बनाया जा सकता है इसके बारे में बात करना, तो ये सब कंसेप्ट किसके अंदर आ जाते हैं, इनोवेशन के अंदर आ जाते हैं। तो जनरली इनोवेशन एक क्रिएटिव नॉलेज है जिसमें हम कह लो कि अपने मतलब कोशिश करते हैं कि हम किस नए नए तरीके से और कितनी जल्दी जल्दी अपनी सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं इनोवेटिव वे की बेसिस पे। देन आते हैं वैल्यू क्रिएशन। देखो इनोवेशन जो है वो कहीं ना कहीं कंपनी को वैल्यू क्रिएट करती है, स्पेशली कंपनी मतलब किस चीज़ की वैल्यू, कंपनी की तरफ से अपने यूज़र्स को वैल्यू दी जाती है। मतलब इनोवेशन की हेल्प से जब इनोवेशन करके हम अपने प्रोडक्ट को किसको देते हैं, यूज़र्स को ही तो देते हैं, कस्टमर्स को ही तो देते हैं।
तो हम एक तरीके से कंपनी की तरफ से विद दी हेल्प ऑफ इनोवेशन अपने यूजर्स को वैल्यू दे रहे होते हैं। नेक्स्ट आते हैं रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। अब इनोवेशन एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें रिस्क तो है कि अगर आपने कुछ नया बनाया नहीं चला तो वहाँ रिस्क भी उतना ही है कि सारी मेहनत बर्बाद गई, सारा पैसा बर्बाद गया। नेक्स्ट आते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। अब इनोवेशन एक फ्लेक्सिबल चीज़ होनी चाहिए, मतलब इनोवेशन इस तरीके की भी मत कर दो कि एक बार कोई चीज़ बन गई है तो अकॉर्डिंग टू कंडीशंस वो अडेप्ट ही ना हो सके, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। कॉन्टीन्यूस इंप्रूवमेंट। इनोवेशन हमेशा बेटर वही मानी जाती है जिसमें हम कॉन्टीन्यूस इंप्रूवमेंट करते रहेंगे और अपने इन्वायरमेंट और अपनी सिचुएशंस के अनुसार उसको बदल के उस तरीके से इस्तेमाल अगर कर लेंगे तो वो बहुत बढ़िया इनोवेशन मानी जाएगी। मार्केट रेलेवेंस। इनोवेशन जो है वो कहीं ना कहीं कस्टमर की नीड के अनुसार होनी चाहिए। बिना कस्टमर की नीड को जाने आप किसी भी तरह की इनोवेशन कर लोगे, अगर वो उसको सेटिस्फाई नहीं करेगी तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अब आते हैं इनोवेशन के मतलब टाइप्स क्या है। देखो, इनोवेशन एक प्रोडक्ट इनोवेशन होती है जिसमें सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में बात होती है, मतलब सिर्फ प्रोडक्ट को कैसे इंप्रूव करना है, प्रोडक्ट के फीचर्स में कुछ चेंजेस की जाए या प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस में बदला जाए या प्रोडक्ट की यूजेबिलिटी चेंज कर दी जाए। तो इन सब केसेस में अगर हम कुछ प्रोडक्ट के ऊपर ट्राई करके प्रोडक्ट के फीचर्स को बदल रहे हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेंज कर रहे हैं, तो दैट इज कम अंडर प्रोडक्ट इनोवेशन। जैसे एप्पल आईफोन इसका बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है। प्रोसेस इनोवेशन। प्रोसेस इनोवेशन मीन्स जो काम आप कर रहे हो किसी प्रोडक्ट को पूरा करने का, उस प्रोसेस में अगर कोई प्रॉब्लम आती है या उस प्रोसेस में अगर कोई चेंज करने की ज़रूरत है, तो अगर आप उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करते हो तो वो चीज़ क्या है, प्रोसेस इनोवेशन मानी जाती है। सर्विस इनोवेशन नाम से क्लियर है कि कुछ मतलब कह लो कि जैसे आप कुछ नॉर्मली सर्विसेज देते हो, लेकिन सर्विसेज को नए तरीके से देना या फिर एक एक्सपीरियंस वे में उसको देना ताकि यूज़र्स का एक्सपीरियंस बेटर किया जा सके या उसको और कन्वीनियंट या असेसेबल तरीके से अपने कंज्यूमर्स को दिया जा सके, तो दैट इज़ कम अंडर सर्विस इनोवेशन। बिजनेस मॉडल मतलब पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को ही चेंज कर देना। मतलब एक तरीके से आप कह लो कि बिजनेस मॉडल का मतलब है कि चेंजिंग द वे अ कंपनी क्रिएट, डिलीवर एंड कैप्चर द वैल्यू टू रीच द न्यू कस्टमर्स। मतलब कंपनी का पूरा स्ट्रक्चर ही बदल देना कि कंपनी जो काम कर रही है उसको बदल के कुछ नए वे में अपने कस्टमर के सामने अपने आप को लेकर आना। जब हम कंपनी के सिर्फ इंटरनल प्रोसेसेस के बारे में बात करते हैं और उसमें कुछ मॉडिफिकेशन या चेंजेस की बात करते हैं तो वो मानी जाती है ऑर्गेनाइजेशनल इनोवेशन। और जब हम मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ को नए बेस पे लेकर आते हैं या मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ अपने कस्टमर्स के लिए लेकर आते हैं और उसमें कुछ इनोवेटिव या उसमें कुछ ऐसा करते हैं जिससे कस्टमर्स अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो इस तरह की इनोवेशन को हम मार्केट इनोवेशन बोलते हैं। मतलब जिसमें एडवर्टाइजमेंट कैसे करनी है, प्रमोशंस कैसे करनी है, उसको मॉडिफाई करके या उसको नए तरीके से कैसे किया जा सकता है। आप देखोगे आज के समय में फोग या फिर कैसी कुछ एडवर्टीजमेंट्स आती हैं, कितनी ही नई तरीके से डाली जाती हैं, राइट। तो यू कांट इमेजिन या यू कांट से कि सर किस तरीके से पता नहीं कितने कितने नए नए आइडिया लेकर आते हैं ऐड को देने के लिए, स्पेशली टीवीज़ के ऊपर। तो हम उनमें से कोई एक एग्जांपल इसमें दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास अब आते हैं नीड क्यों है। तो ज़्यादातर केसेस में समझ आ भी गया होगा आपको कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बनाने के लिए। देखो ऑब्वियस ही बात है, इनोवेशन करके हम अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकल सकते हैं और हमें कॉम्पिटिटिव फ़ायदा मतलब कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सकती है। इनोवेशन से हम कस्टमर को सेटिस्फाइड कर रहे हैं। मतलब इनोवेशन अगर हमने अच्छी करी और कस्टमर को अच्छी लगी तो वो सेटिस्फाई हो जाएगा। इनोवेशन करने से कहीं ना कहीं हम अपने वर्ल्ड के साथ साथ चल रहे हैं, मतलब हम अपनी चेंजेस को समझ समझ के, हम अपने एनवायरनमेंट को समझ समझ के आगे बढ़ रहे हैं, अकॉर्डिंग टू नीड आगे बढ़ रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। इनोवेशन करने से हमारे काम में भी काफ़ी सुधार आता है, इसलिए ऑपरेशनल एफिशिएंसी में भी काफ़ी इंक्रीज होता है। इनोवेशन की ज़रूरत अगर आप कुछ नई मार्केट्स को बनाना चाहते हो तो उसके लिए भी एक तरीके से इनोवेशन हेल्पफुल है, क्योंकि इनोवेशन करने से हम नई नई मार्केट्स क्रिएट कर सकते हैं नए नए प्रोडक्ट को लेकर आकर, या कुछ नई मतलब कुछ इकोनॉमी में ग्रोथ करने की भी कोशिश कर सकते हैं इनोवेशन लेकर आकर। इनोवेशन से हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है, या फिर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी हमें फ़ायदा मिलता है, क्योंकि अगर हमारी इनोवेशन सोसाइटी के फ़ायदे के लिए चली गई या हमने सोसाइटी में फ़ायदा उसका दे दिया, तो कहीं ना कहीं हमने अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी इंक्रीज़ करा है वहाँ पे। अब कुछ लेटेस्ट इनोवेशंस अगर आप सर्विस सेक्टर्स की बात करते हो या फिर नॉर्मली उसमें बात करते हो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, तो नॉर्मली अगर आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ की बात करोगे
तो हीरो मोटोकॉर्प आपने सबने सुना है। उन्होंने ईवी मैन्युफैक्चरिंग करी है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स लेकर आए हैं वो आज के समय में। और टाटा स्टील की अगर हम बात करें तो उन्होंने कोशिश करी है हाई स्ट्रेंथ और लो कार्बन स्टील प्रोडक्शन करने की, जो कि आज के समय में जीरो कार्बन स्टील जिसको बोला जाता है, मतलब जीरो कार्बन स्टील। समझ सकते हो आप इन चीज़ों को कि कितने नए नए बेस आ चुके हैं कुछ नई नई चीज़ों को करने के लिए। ऐसे ही अगर हम महिंद्रा महिंद्रा की बात करें तो उन्होंने एग्रीकल्चर सिस्टम को डिजिटलाइज करके उसको बेटर वे में कैसे किया जा सकता है, एआई टूल्स की मदद से फार्मिंग कैसे इजी हो सकती है, ये सब चीज़ों मतलब फार्मिंग के अंदर कैसे कंसेप्ट इजी हो सकते हैं, या फिर एग्रीकल्चर के इक्विपमेंट बेसिस पे मतलब इक्विपमेंट्स से रिलेटेड बात करना, या एग्रीकल्चर में आने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको कैसे फुलफिल किया जा सकता है, उससे रिलेटेड एआई टूल्स का इस्तेमाल कैसे करना है, ये सब चीज़ें महिंद्रा एंड महिंद्रा वालों ने सक्सेसफुल करने की कोशिश की है। सर्विस सेक्टर की अगर हम बात करेंगे तो स्विगी ने आजकल ड्रोन बेस्ड डिलीवरी प्रोवाइड करी है उन स्पेशली उन चीज़ों के लिए जो ग्रॉसरीज है होती हैं या फिर जो मेडिसिन होती हैं, तो ड्रोन बेस्ड डिलीवरी आपको मिलती रहेगी। फ्लिपकार्ट की अगर हम बात करें तो जनरली फ्लिपकार्ट जो आजकल सस्टेनेबल पैकिंग कर रहा है, मीन्स प्लास्टिक्स वगैरह या प्लास्टिक वगैरह यूज़ नहीं होती, या फिर इको फ्रेंडली पैकेजिंग की जाती है जिसको 100% रिसाइकल करने का वादा किया जाता है। और जोमेटो ने भी आजकल ऑर्डर प्रिडिक्ट करने के लिए एआई सिस्टम्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया हुआ है। ठीक है जी, तो दीज आर ऑल अबाउट योर इनोवेशन। नाउ कमिंग टू दी एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब देखिए एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या होता है। एक्चुअली में कुछ ऐसे प्रोग्राम्स जो एक एंटरप्रेन्योर्स मतलब जो एक पर्सन को एंटरप्रेन्योर मतलब कह लो कि एंटरप्रेन्योर फील्ड में सक्सेसफुल बनाने में काम करते हैं। मतलब दीज आर द स्ट्रक्चर्ड एंड सिस्टमेटिक इनिशिएटिव दैट आर डिजाइंड टू नर्चर द इंडिविजुअल्स इनटू बिकमिंग सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स। एक नॉर्मल इंडिविजुअल से सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर आप कैसे बन सकते हो, उसके लिए ईडीपी एक तरीके से आपके लिए आता है। यानी ये प्रोग्राम्स आपके लिए रखे जाते हैं कि अगर किसी को लगता है कि उसके अंदर कुछ कैपेबिलिटी है तो वो किस तरीके से उस कैपेबिलिटी का इस्तेमाल कर सकता है और किस तरीके से आगे बढ़ सकता है, तो ये एडीपी यानी एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम उसकी मदद करते हैं। ज़रूरत क्या पड़ेगी इस चीज़ की, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगी। क्योंकि अगर आप एंटरप्रेन्योर्स को लेकर आओगे, एंटरप्रेन्योर्स अपने आइडिया से कुछ नए वेंचर्स ओपन करेंगे, नए वेंचर्स ओपन करेंगे तो जॉब क्रिएट हो जाएंगी, जॉब क्रिएट हो जाएंगी तो इकोनॉमी में ग्रोथ देखने को आपको मिलेगी। इनोवेशन एंड कॉम्पिटिटिवनेस, ऑब्वियस ही बात है जब आप नए नए एंटरप्रेन्योर्स लेकर आओगे तो इनोवेशन फील्ड में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज आपको देखने को मिलेगा। जब आप नए नए एंटरप्रेन्योर्स बनाने की कोशिश करोगे, यानी ईडीपी की ज़रूरत और कहाँ पड़ती है, अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए, क्योंकि एंटरप्रेन्योर्स आने से जॉब क्रिएट हो जाती हैं। मींस एंटरप्रेन्योर्स जब आएंगे तो अपना ही बिजनेस शुरू करके कुछ अपने आप को भी सेल्फ बनाएंगे और अपने अंडर भी लोगों को लगाकर जॉब क्रिएट करेंगे। सोशल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योर्स कहीं ना कहीं कुछ सोसाइटी के भले के लिए ही होती हैं, सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ही होती हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं एडीपी की ज़रूरत सोसाइटी के लिए भी होती है। एंटरप्रेन्योर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम जनरली सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने में भी हमारी मदद करते हैं, मींस इन्वायरमेंट फ्रेंडली होने में भी हमारी मदद करते हैं कि इन्वायरमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को ध्यान में रखकर एंटरप्रेन्योर्स को कैसे आगे बढ़ाना है या कैसे किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ईएसजी सिस्टम कैसे फॉलो करना है, दैट इज कम अंडर इन दिस केस। नेक्स्ट आता है एंकरेजिंग द सेल्फ रिलायंस। ऑब्वियस सी बात है, कोशिश की जाती है कि अपने आप को सेल्फ एम्प्लॉय अगर आप करना चाहते हो तो एडीपी प्रोग्राम्स आपकी मदद करते हैं, क्योंकि एंटरप्रेन्योर्स का मतलब ही क्या है, अपने आप को सेल्फ एम्प्लॉय करना। अब ये जो प्रोग्राम्स हम लेकर आए हैं उसकी अचीवमेंट्स क्या है, देखिए सक्सेस स्टोरीज है। सबसे पहले तो सक्सेस स्टोरीज मतलब मैनी इंडिविजुअल, मतलब इन सक्सेस स्टोरीज आप ये कह लो कि ईडीपी में बहुत लोगों ने पार्ट लिया और ईडीपी की मदद से बहुत लोग सक्सेसफुल बने हैं, तो इसीलिए इसकी सक्सेस स्टोरीज एक मैटर है जो आपको कहती है कि इसकी एक अचीवमेंट मानी जाएगी। एडीपी की दूसरी अचीवमेंट है जॉब क्रिएट करने में मदद करती है। एडीपी की तीसरी मेन अचीवमेंट है कि इसने एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटी को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज करा है, जिसके थ्रू नए नए बिजनेस ओपन किए गए हैं, जिसके थ्रू काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देखने को मिली है। इसकी एक अनदर अचीवमेंट है
कि बिजनेस का सर्वाइवल रेट काफ़ी इम्प्रूव हुआ है, क्योंकि जब एंटरप्रेन्योर्स बिना एडीपी के आते थे तो चैलेंज से हार कर वो बैठ जाते थे, लेकिन अब एडीपी की हेल्प से उनको फाइनेंशियल सपोर्ट या उनको एक टेक्निकल सपोर्ट या एक नॉलेज प्रोवाइड करी जाती है, जिसकी मदद से उनके बिजनेस को वो छोड़नी, मतलब अपना चैलेंज मानकर आगे बढ़ते हैं और कभी भी किसी चीज़ से पीछे नहीं हटते। मीन्स बिजनेस सर्वाइवल रेट थोड़ा इंक्रीज हो चुका है। इकोनॉमिकल एंड सोशल इम्पैक्ट, देखो एंटरप्रेन्योरल ने दोनों कैटेगरीज में काफ़ी इम्पैक्ट डाला है। एंटरप्रेन्योरल ने इकोनॉमिकली प्रॉफिटेबल अपने आप को बनाकर सेल्फ एम्प्लॉयड करवाए हैं, काफ़ी लोग जॉब क्रिएट करी हैं, अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करा है, और सोसाइटी में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स को और कस्टमर की नीड्स को फुलफिल करने के लिए एंटरप्रेन्योर्स आते हैं। इसके अलावा इसकी अनदर अचीवमेंट रही है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना, और इसकी नेक्स्ट अचीवमेंट ये भी रही है कि एंटरप्रेन्योरल इकोसिस्टम वाइब्रेंट बनाना है। मीन्स टू से दैट प्रॉपरली इस तरीके का होना चाहिए जिसमें कभी भी किसी पर्सन को ऐसा फील ना हो कि उसको कुछ किसी चीज़ में कमी नज़र आ रही है। तो हर चीज़ का ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा जाता है, हर चीज़ की नेटवर्क अपॉर्चुनिटीज़ उनको दी जाती हैं, रिसोर्सेज उनको प्रोवाइड किए जाते हैं, ताकि उन चीज़ों में उनको कभी भी कठिनाइयाँ, मतलब किसी भी केस में उनको कभी भी कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। नेक्स्ट आता है प्रॉब्लम्स इन दी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती हैं? सबसे पहले है इनएडिक्वेट आइडेंटिफिकेशंस ऑफ द पार्टिसिपेंट। देखो ऑब्वियस सी बात है, अगर हमने वो लोग चुन लिए जिनका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है या फिर जो बिल्कुल ही हिम्मत हारने वाले हैं, तो वो कभी एंटरप्रेन्योर नहीं बन पाएंगे। तो वो हमारे लिए एक प्रॉब्लम आती है कि हम कैसे पर्सन पिक करें जो एंटरप्रेन्योर बनने की कैपेबिलिटी रखते हैं। सेकेंड है कि एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम अगर आप कर रहे हो तो नेक्स्ट प्रॉब्लम आ सकती है करिकुलम डिज़ाइन। मतलब ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को प्रॉपरली डिज़ाइन नहीं किया जा सकता, अकॉर्डिंग टू मार्केट नीड उनको मॉडिफाई करते रहना पड़ता है, जिसकी वजह से अगर मॉडिफाइड होती रही कोई चीज़ें तो जिन लोगों को हम ट्रेनिंग दे रहे हैं तो उनको भी मॉडिफाई करने का काम हमारे लिए डिफ़िकल्ट रहता है। देन उसके बाद है लैक ऑफ स्किल्ड ट्रेनर। एज यू नो, अगर ट्रेनिंग लेने के लिए लोग हैं तो ट्रेनिंग देने के लिए भी तो स्किल्ड होने चाहिए ना कुछ लोग, तो वो देने के लिए कोई है ही नहीं, तो वहाँ पे मतलब इतने लोग नहीं हैं जितनी ट्रेनिंग लेने वाले हैं, तो वहाँ पे प्रॉब्लम तो फेस करनी पड़ेगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है फाइनेंशियल सपोर्ट भी हमें चाहिए, क्योंकि जब तक गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं मिलता या फिर कुछ स्पेशल फंडिंग सोर्सेज नहीं मिलते तब तक एडीपी भी प्रॉपरली मैनेज नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्सेज की। आपको पता ही है कि अगर एटीपी हमारी गवर्नमेंट चला भी लेगी तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज काफ़ी रहेंगे, क्योंकि जहाँ पे भी हम चलाते हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं रिसोर्सेज की प्रॉब्लम आ सकती है, पब्लिक यूटिलिटीज़ की प्रॉब्लम आ सकती है, टीचिंग मेथड्स आजकल पुराने हुए पड़े हैं जिसकी वजह से लोगों को समझाना या समझ पाना काफ़ी मुश्किल हो चुका है। तो दीज आर सम प्रॉब्लम्स। इसके अलावा फॉलो अप प्रॉब्लम भी रहती है कि लगातार एक पर्सन को पोस्ट ट्रेनिंग बेसिस पे चेक करना या उसके अंदर जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनको चेक करना कि कैसे वो आगे बढ़ पाएगा या क्या प्रॉब्लम्स एक्चुअली में उसको फेस करनी पड़ रही हैं। मतलब अगर रिजल्ट अच्छे नहीं निकले तो वहाँ पे भी फॉलो अप करने का जो प्रोसीजर है वो हमें काफ़ी मुश्किल में डाल देता है। डन। अब क्या फेसेस हैं होते हैं एक एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम करने के? देखो एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम में सबसे पहले आता है प्री ट्रेनिंग फेज। इसमें हम जनरली एंटरप्रेन्योर्स को ढूंढने का काम करते हैं। हम अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम को डिज़ाइन करते हैं ताकि जो एंटरप्रेन्योर्स बना लेकर आए हैं हम या जिनको एंटरप्रेन्योर बनाना चाहते हैं हम उनको ट्रेनिंग देने के लिए पहले ट्रेनिंग प्रोग्राम डिज़ाइन तो करना ही पड़ेगा ना। तो फिर प्रोग्राम डिज़ाइन किया जाता है, फिर कुछ प्रमोशन और अवेयरनेस के सिस्टम्स रखे जाते हैं जिसमें उनको बताया जाता है सेमिनार्स कंडक्ट करके कि उनको इसमें क्या चीज़ सिखाई जाएगी, किस में आगे लगाया जाएगा, और फाइनली जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट होते हैं उनको ट्रेनिंग फेज में भेजा जाएगा। फिर ट्रेनिंग फेज आता है जिसमें एग्जीक्यूशन की जाती है, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, स्किल्स डेवलप करने की नॉलेज दी जाती है, प्रैक्टिकल सिस्टम्स उनके सामने रखे जाते हैं कि अगर आपको इसमें कुछ थिंकिंग करके कुछ इनोवेटिव बनाना होगा तो कैसे बना सकते हो, ये उनको प्रैक्टिकली सिखाया जाता है। और सिखाने के बाद उनके बेसिस पे उनको वो प्रोडक्ट देकर क्या आइडिया वो जनरेट कर सकते हैं उनसे वो पूछा जाता है। और जो पर्सन सक्सेसफुल होते हैं वो आगे जाते हैं, वो जाते हैं पोस्ट ट्रेनिंग फेज के अंदर।
और जो पर्सन सक्सेसफुल हो जाते हैं पोस्ट ट्रेनिंग फेज में जब चले गए तो वहाँ पे वो बिजनेस प्लान को डेवलप करने के लिए कोशिश करते हैं, मतलब उनको बिजनेस प्लान डेवलप करने के लिए बोला जाता है, उनको प्रॉपर मेंटरिंग की जाती है, उनकी फॉलोअप किया जाता है पोस्ट ट्रेनिंग फेज के अंदर कि जो ट्रेनिंग उनको दी गई है उसका वो इस्तेमाल किस तरीके से कर रहे हैं। ठीक है जी। और फाइनली जब ये सब चीज़ें हो जाती हैं, एक लास्ट स्टेज भी हमारे पास होती है, एक लास्ट फेज भी हमारे पास होता है जिसको बोलते हैं इवेल्युएशन फेज। इसका मतलब है कि प्रॉपर ईडीपी प्रोग्राम डन होने के बाद ओवरऑल रिजल्ट कैसा निकला, ओवरऑल कितने परसेंटेज जो एंटरप्रेन्योर्स आए थे और कितने सक्सेसफुल हो रहे हैं, उस चीज़ के बारे में यहाँ पे आपको पता करना है। ठीक है जी। तो दीज आर ऑल द फेसेस ऑफ द ईडीपी। अब इसके बाद एक सिंपल सा क्वेश्चन है बिजनेस प्लानिंग का। मेरे हिसाब से बहुत देर बाद पहले आप पढ़कर आ चुके हो बिजनेस प्लानिंग के कंसेप्ट के बारे में, तो मुझे ज़्यादा नहीं लगता इसके बारे में कुछ ज़्यादा आपको बताने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है जी। एक बार इसकी लिमिटेशन ज़रूर देख लीजिएगा, प्रोसेस एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, और कोई इसमें इंपॉर्टेंट कंसेप्ट नहीं है। ठीक है। तो जस्ट 1 मिनट, लिमिटेशंस में एक बार ध्यान दे देते हैं कि बिजनेस प्लानिंग की जो लिमिटेशंस हैं वो जनरली अनसर्टेनिटी है, क्योंकि जितनी मर्जी आप प्लानिंग कर लो अनसर्टेनिटी को आप नहीं रोक सकते। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या आती है बिजनेस प्लानिंग में कि ओवर रिलायंस ऑन अजम्पशन। हम कुछ ऐसी अजम्पशंस भी बना लेते हैं कि नहीं ऐसा नहीं तो ऐसा हो सकता है, वैसा नहीं तो ये हो सकता है, जबकि वो ओवर रिलायंस जब होता है तो पता नहीं क्या होने वाला है ये तो पता नहीं है, पर अजम्पशन बेसिस पे हम डिपेंड होकर जो करते हैं वो कई बार हमें और चीज़ों में भी प्रॉब्लम में डाल सकता है। नेक्स्ट हमें प्रॉब्लम आती है टाइम कंज्यूमिंग। बिजनेस प्लानिंग काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि अगर आप एक बार प्लान रेडी कर लेते हो, दूसरी बार प्लान रेडी करने के लिए आपके पास डेटा होना चाहिए, जो इकट्ठा करने के लिए आपको काफ़ी समय भी लेना पड़ता है। तो इसीलिए काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग रेडी करने के लिए या स्ट्रेटजीज बनाते रहने के लिए, ऑब्जेक्टिव्स रेडी करते रहने के लिए आपको टाइम बहुत लगेगा, इसीलिए ये टाइम कंज्यूमिंग है। रिजिडिटी, कई कुछ प्लान्स ऐसे होते हैं जिनको एक बार बना दिया तो उसमें चेंजेस करने का हमें पता नहीं होता, या चेंजेस पूरे साल में करने में हमें काफ़ी मुश्किल आती है। तो अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट अगर कोई प्लानिंग एडजस्टेबल नहीं है, अडेप्टेबल नहीं है, तो वो प्रॉब्लमेटिक चीज़ मानी जाती है। नेक्स्ट आता है रिसोर्सेज की प्रॉब्लम आती है। देखिए जी, ऑब्वियस सी बात है, प्लानिंग करनी है तो प्लानिंग से पहले प्लानिंग के रिगार्डिंग प्लानिंग में क्या देखोगे कि कितने कितने मुझे चाहिए रिसोर्सेज, फाइनेंस कितना चाहिए, एचआर कितने चाहिए, तो ये पता होना चाहिए ना। तो अगर रिसोर्सेज की कमी ही है तो मैं कैसे प्लानिंग करूँगा कि कितनों को वहाँ लगाना है, कितने को यहाँ लगाना है, कितना पैसा उधर लगाएंगे, कितना पैसा रखना है अपने पास। तो रिसोर्सेज की कमी की वजह से बिजनेस प्लानिंग में प्रॉब्लम भी आती है। और कई बार बिजनेस प्लानिंग को अडॉप्ट करने के लिए या नई प्लानिंग जब हम बनाते हैं उसको अडॉप्ट नहीं करते हैं कुछ लोग या कुछ एम्प्लॉयजेस, तो इसीलिए भी हमारे लिए प्रॉब्लम रहती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स कौन से हैं एंटरप्रेन्योरशिप के, मतलब इकोनॉमिकली एक एंटरप्रेन्योरशिप कैसे अफेक्ट होता है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप को इकोनॉमिकल बेसिस पे ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। नंबर 1 कैपिटल, ऑब्वियस ही बात है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज सबसे पहले होने चाहिए एक एंटरप्रेन्योर को रेडी होने के लिए उसके पास। ठीक है। सेकेंड है मार्केट कंडीशन, एक एंटरप्रेन्योर को हमेशा मार्केट कंडीशन के साथ चलना है, मींस मार्केट कंडीशंस में जो अपॉर्चुनिटीज़ है उसको देखकर चलना है। एंटरप्रेन्योरशिप में हमेशा इकोनॉमिकली स्टेबल, यानी एक स्टेबल इकोनॉमी अगर हम मान के चलते हैं जिसमें इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट को मतलब कह लो कि अगर हम कंट्रोल करके चलते हैं तो उससे एंटरप्रेन्योरशिप काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ती है। अगर हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक फैक्टर के बारे में तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी अगर अच्छे से हो रही है तो एंटरप्रेन्योरशिप में काफ़ी बढ़ावा किया जाएगा। अगर टैक्स पॉलिसीज भी फेवरेबल है तो एंटरप्रेन्योरशिप भी उसमें काफ़ी आगे ग्रो करता दिखेगा। ग्लोबलाइजेशन, अगर हम बाहर के मतलब ग्लोबलाइजेशन फैक्टर्स को ले आते हैं यहाँ पे और पार्टनरशिप जोड़ते हैं बाहर वाले कंपनीज के साथ, कुछ एफडीआईज को इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं, तो ये सारे काम कहीं ना कहीं हमारे यहाँ इंडिया में कुछ कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे और कुछ नई फैसिलिटीज़ लेकर आएंगे जिसमें एंटरप्रेन्योरशिप को इंक्रीज किया जा सकता है। सोशल फैक्टर के बेसिस पे एजुकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर हाई फील्ड एजुकेशन है तो एंटरप्रेन्योरशिप उतना ही आसान हो सकता है काम, उतना ही नॉलेज बढ़ेगी लोगों की। अगर हम कल्चरल एटीट्यूड की बात करेंगे तो जितना लोग रिस्क लेने के लिए डरेंगे नहीं,
उतना ही वो अपने आप को सेल्फ बिल्ड कर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे और एज एन एंटरप्रेन्योर आगे जा पाएंगे। एंटरप्रेन्योरशिप में नेक्स्ट हमारे पास आता है सोशल नेटवर्क। क्योंकि देखो जितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा आपका अपने पीयर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, जितना सपोर्ट सिस्टम होगा, जितनी मेंटरशिप होगी, उतना ही आप अपने आप को वेल बिलीव्ड, मतलब वेल बिहेव्ड और वेल मतलब आप वेल मतलब आपका जो कल्चर होगा ना, वेल स्ट्रक्चर्ड आपका माइंड बन पाएगा और आप कहीं ना कहीं आगे उसी फील्ड में मतलब आप अपने आप को डेवलप कर पाओगे बड़े आराम से। ठीक है। पॉपुलेशन डेमोग्राफिक, ऑब्वियस ही बात है, जितनी यंगर पॉपुलेशन यानी जितना डेमोग्राफिक डिविडेंड होगा आपके पास, जितनी वर्किंग यंग पॉपुलेशन होगी आपके पास, उतना चांसेस है कि एंटरप्रेन्योरशिप में इंक्रीज आपको देखने को मिलेगा। अर्बनाइजेशन में भी डेवलप्ड पीपल्स होते हैं, कुछ अच्छे पीपल्स होते हैं, ज़्यादा मार्केट्स के ऊपर फोकस किया जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर होता है, तो वहाँ एंटरप्रेन्योरशिप में बढ़ोतरी आपको देखने को काफ़ी मिलेगी। तो दीज आर सम ह्यूज फैक्टर्स जो एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाते भी हैं, और अगर ये चीज़ें ऑपोजिट हो गई तो एंटरप्रेन्योरशिप में नेगेटिव इफेक्ट भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। तो देखिए, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें वुमेन्स को इनिशिएट किया जाता है या ऑर्गेनाइज किया जाता है या मैनेज किया जाता है किसी बिजनेस को चलाने के लिए। मतलब एक वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसी प्रोसेस है जहां वुमेन वुमेन यानी लड़कियां, यानी आप कह लो कि एक जो लेडी है वो आगे बढ़ती है किसी बिजनेस को रन करने के लिए, वो सेल्फ डेवलप होती है किसी चीज़ को आगे रन करने के लिए। ठीक है। वो खुद मतलब कुछ नए प्रोडक्ट क्रिएट करती है, खुद इनोवेशन लेकर आती है, कुछ खुद नए आइडिया लेकर आती है। तो अगर ऐसे सिस्टम से हम बात कर रहे हैं, मतलब ऐसी चीज़ों की हम बात कर रहे हैं जब, तो वो क्या क्या रोल प्ले कर रहा है या किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है? वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। तो वुमेन एंटरप्रेन्योर जनरली इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए काफ़ी बढ़िया चीज़ है, जॉब क्रिएट करने में काफ़ी अच्छी चीज़ है, इनोवेशन बिल्डअप करने में काफ़ी अच्छी चीज़ है, तो एक यूनिक पर्सपेक्टिव और स्किल्स को बढ़ाने के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो क्यों वुमेन को आगे बढ़ना चाहिए, क्यों अपना बिजनेस शुरू करना चाहिए? क्योंकि वो अपने आप को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बना सकती हैं, क्योंकि वो वर्क और लाइफ में बैलेंस करना सीख सकती हैं। परस्यूट फॉर पैशन, कहीं ना कहीं एक पैशन भी होता है कुछ वुमेन्स का कि उन्होंने अपनी हॉबीज़ और अपने इंटरेस्ट के साथ अपने बिजनेस को जरूर लेके जाना है आगे। ठीक है। और कुछ कहीं ना कहीं वुमेन्स को ये होता है, या क्यों उनको अपना बिजनेस शुरू कर लेना चाहिए, तो क्योंकि उनका ये होता है कि उन्होंने सोसाइटी के लिए कुछ करके दिखाना है। ऑब्वियसली जब एक पर्सन के अंदर सोसाइटी के लिए कुछ करने का होता है तो वो कुछ तो करता ही है। ठीक है। और इसके अलावा लिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटी, कहीं ना कहीं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम होने, रूरल एरिया में स्पेशली कम होती हैं, तो वहाँ अगर हम वुमेन को पुश करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप के एरिया में तो काफ़ी इंक्रीज देखने को मिलेगा। इसके अलावा कुछ एजुकेशन स्किल्स ही ऐसी होती हैं जिनके लिए वुमेन ऑटोमेटिकली अपने आप को बिल्डअप कर लेती है कि उन्होंने आगे जाना ही है और आगे बढ़ना ही है और डेवलप होना ही है। ठीक है जी। कुछ क्वालिफिकेशंस ही ऐसी होती हैं जिसमें हम कह सकते हैं कि एक वुमेन को अपना बिजनेस शुरू करना ही चाहिए और कर रही हैं। ठीक है। इसके अलावा रोल मॉडल का रोल प्ले भी वो कर सकती हैं कि अगर वो खुद आगे बढ़ेंगी तो बाकियों के लिए एज अ रोल मॉडल वो बन सकती हैं। मेन प्रॉब्लम्स क्या आती हैं वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर? फाइनेंस इशू है सबसे पहले, क्योंकि अगर वुमेन खुद करने की कोशिश भी करती हैं तो लोन लेंगी वो कहीं ना कहीं से, तो लोन लेने के लिए भी कौन सा इजी है सब कुछ भाई? फाइनेंस की प्रॉब्लम हमारी कंट्री में है ना कि उनके पास। ठीक है। लिमिटेड एजुकेशन, कई बार हमने देखा है कि कुछ अभी भी रूरल एरिया ऐसे हैं जहाँ वुमेन को प्रॉपर स्टडीज़ नहीं मिल पाती, मतलब प्रॉपरली स्टडी नहीं करवाई जाती, या फिर वहाँ प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम ना होने की वजह से उनको प्रॉपरली स्किल्ड नहीं बनाया जाता, नॉलेज नहीं प्रोवाइड की जाती, जिससे वो इस चीज़ के बारे में कभी अवेयर ही नहीं होते। सोशल एंड कल्चरल कंस्ट्रेंट, कुछ कल्चर्स ही ऐसे हैं जो इन चीज़ों को अच्छा नहीं मानते, जिसकी वजह से भी वो एंटरप्रेन्योरशिप की फील्ड में नहीं आते। कुछ वुमेन की फैमिली और बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो बैलेंस प्रॉपरली नहीं कर पाते, इस वजह से भी कई बार ऑब्वियस ही बात है फिर हाउस रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बड़ी बन जाती है ना कई बार, तो इसीलिए उनको बिजनेस छोड़ना पड़ जाता है। तो इसीलिए भी एंटरप्रेन्योरशिप में काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस होती हैं, स्पेशली वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप में। लिमिटेड नेटवर्क अपॉर्चुनिटी, अगर कहीं ना कहीं हम बात कर भी लें कि वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप आगे जाना चाहते हैं तो उनको सपोर्ट करने के लिए भी तो पीछे कोई होना चाहिए ना। जब तक सपोर्ट नहीं मिलता तब तक आप कोई चीज़ आगे नहीं कर पाते हो, ये ध्यान रखो, और वो भी स्पेशली नई फील्ड के अंदर। लो रिस्क टेकिंग एबिलिटी, माना जाता है अभी तक
कि कुछ वुमेन्स के अंदर अभी रिस्क लेने की इतनी एबिलिटी नहीं होती, जिसकी वजह से एक प्रॉब्लम रहती है कि वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप हम ग्रो नहीं कर पाते। कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर ना होने की प्रॉब्लम भी रहती है, जिसकी वजह से वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप में आगे बढ़ने में या उनको बढ़ाने में प्रॉब्लम रहती है। ठीक है। और गवर्नमेंट सपोर्ट भी प्रॉपरली इतना अवेलेबल नहीं है हर जगह पर, जिसकी वजह से वुमेन को एज एन एंटरप्रेन्योर आगे खड़ा किया जा सके, तो ये भी एक प्रॉब्लम रहती है। अब अगर आप सही करना चाहते ही हो तो इसका ऑपोजिट कर दो। अब मेरी बात सुनो, जो प्रॉब्लम्स पड़ी हैं उनको मॉडिफाई करके इसका ऑपोजिट कर दोगे तो ये इसके सॉल्यूशंस निकल आएंगे। जैसे कि फाइनेंशियल सपोर्ट अगर हम उनको दे देंगे तो ऑफ कोर्स वो कुछ कर पाएंगी। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अगर उनके लिए ले आएंगे, तो एजुकेशन नहीं भी प्रॉपर है तो ट्रेनिंग की हेल्प से वो आगे बढ़ पाएंगी। नेटवर्किंग मीन्स अगर उनको सपोर्ट देना या मेंटरशिप, उनके प्रोग्राम्स ओपन कर दिए गए तो उनको एक सपोर्ट दिया जा रहा है जिससे वो आगे बढ़ पाएंगी। वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को और ज़्यादा या वुमेन को आगे बढ़ाने के लिए या बिजनेस वुमेन बनाने के लिए कैंप रखो, जिसमें उनको एक इंस्पिरेशन दो कि आपने या उन्होंने क्यों आगे बढ़ना है, किस फील्ड के लिए आगे जाना है, क्यों आगे जाना है। ठीक है। कुछ सपोर्टिव पॉलिसीज भी होनी चाहिए जिसके बेसिस पे उनको लगे कि उनको कुछ ना कुछ तरीक़ों से सपोर्ट किया जा रहा है, या कुछ इंसेंटिव्स मिलेंगे उनको, या कुछ ऐसे इंसेंटिव्स होने चाहिए जो सिर्फ वुमेन्स के लिए हैं, कि अगर वुमेन करेंगी या वुमेन ज़्यादा ग्रो करेंगी तो इस फील्ड में आपको बेनिफिट काफ़ी मिलेगा। देन इसके अलावा वर्क लाइफ बैलेंस सपोर्ट सिस्टम ना लेकर आओ, उनको सिखाओ कैसे मैनेज करना है। तो ऐसे सिस्टम्स लेकर आओगे तो जो वुमेन इस चीज़ में घबरा जाती है या बैलेंस नहीं कर पाती है, उनको सपोर्ट सिस्टम के अंदर अगर लेके चले जाओगे, तो अगर उनको भी बैलेंस करना सिखा दोगे तो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप भी काफ़ी इंक्रीज होती दिखेगी आपको। और रूरल एंटरप्रेन्योरशिप में ज़्यादा इंक्रीज करवाओ, ताकि रूरल से जो वुमेन्स होती हैं उनको एक अलग ही कला पता होती है कुछ नया कर दिखाने की। ठीक है। सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट सॉल्यूशंस टू दी वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रॉब्लम। अब गवर्नमेंट बेसिस पे भी वही चीज़ें हैं, बस थोड़ा सा उन्होंने अपने वो दे दिए हैं कि सिस्टम मुद्रा योजना उन्होंने शुरू कर दी थी, या अन्नपूर्णा स्कीम उन्होंने शुरू कर दी थी फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए। ट्रेनिंग के लिए उन्होंने स्टेप ले लिया, दैट इज़ सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम उन्होंने शुरू किया वुमेन्स के लिए। एक स्टार्टअप इंडिया उन्होंने कंसेप्ट शुरू किया अपने वुमेन्स के लिए। इसके अलावा उन्होंने कुछ पॉलिसीज़ भी प्रोवाइड करी, कुछ लाइसेंस सिस्टम भी ऐसे लेकर आए, मतलब कुछ ऐसे ईजी उन्होंने कर दिए जिससे वुमेन्स को एंटरप्रेन्योरशिप की फील्ड में मैन के बेस्ड पे वुमेन को थोड़ा इजीली रजिस्टर करवाए जाने के लिए कोशिश की गई, ताकि वुमेन्स को इंक्रीज किया जा सके, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाया जा सके। ठीक है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ भी सरकार ने कोशिश करी कि रूरल और सेमी अर्बन एरिया दोनों में प्रोवाइड की जा सकें, ताकि वुमेन्स को वो सारी फैसिलिटी दी जा सके जिसको वो आगे लेकर जाकर अपने आप को ग्रो करने में हेल्प कर सके। और देन सोशल एम्पावरमेंट प्रोग्राम का मतलब है महिला ए हाथ। ऐसे कुछ प्रोग्राम्स भी उन्होंने ओपन किए जिसमें मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स, यानी ऑनलाइन कह लो कि ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म के ज़रिए उनको कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स या कुछ ऐसी चीज़ें प्रोवाइड की जाने लगी जिससे वो अपनी स्किल्स को आगे बढ़ा सकती हैं और अपने एंटरप्रेन्योर्स स्किल्स को आगे लेके जा सकती हैं। ठीक है जी। तो ऐसे कुछ सिस्टम्स थे जिनकी तरफ गवर्नमेंट ने क्या किया है, कुछ रोल प्ले करके दिया है। ठीक है। और अगर आप इसमें कुछ फेमस एंटरप्रेन्योर्स के नाम जानना चाहते हो तो फाल्गुनी नायर आपके सामने है, नायका के फाउंडर और सीईओ। वंदना लुथरा वीएलसीसी हेल्थ केयर के फाउंडर हैं वो। ठीक है। और किरण मजुमदार शाह यानी बायोकॉन लिमिटेड फाउंडर और चेयरपर्सन, उनको मतलब बायोटेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री के अंदर वो आते हैं। तो ये 3 ऐसे नाम मेन हैं जिनको आप एज अ फेमस लीडर या फेमस वुमेन एंटरप्रेन्योर्स रिप्रेजेंट कर सकते हो अपने एग्जाम्स के अंदर। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेक्शन नंबर 1। अब अगर हम बात करें 2 के बारे में, जिसमें स्मॉल स्केल्स आती हैं, बहुत इजी रह गया अब आपके सामने क्योंकि इतना नहीं है 2 के अंदर। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की अगर हम बात करते हैं तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की प्रॉब्लम या मॉडर्न टेक्नोलॉजी का क्या रोल है, तो सबसे पहले स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में प्रॉब्लम क्या आती हैं, प्रॉपरली फाइनेंस अवेलेबल नहीं है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये है कि उसके लिए फाइनेंस फैसिलिटी नहीं है, क्योंकि अगर वो लोन लेने के लिए चले भी जाए तो लोन भाई साहब उनको दिया नहीं जाता, ये सोचकर कि उनके पास कोई कोलेटरल भी नहीं है, उनके पास कोई सिक्योरिटी गिरवी रखने के लिए भी नहीं है, मतलब कोई चीज़ गिरवी रखने के लिए भी नहीं है।
इस वजह से सेकेंड प्रॉब्लम आती है इंफ्रास्ट्रक्चर। ये तो चलो बहुत बड़ी प्रॉब्लम, बार बार मैं बोल रहा हूँ इसके अंदर। लिमिटेड एक्सेस टू मार्केट, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जहाँ पे भी सेटअप होती हैं भाई साहब, उनको वहाँ से मार्केट तक पहुँचने में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि लार्ज कंपनीज तो अपने ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ को हैंडल करके ये सब चीज़ें कर लेती हैं, लेकिन स्मॉल्स के लिए ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। टेक्नोलॉजी ऑब्सोलेट, अब देखो बार बार टेक्नोलॉजी चेंज करना, क्योंकि टेक्नोलॉजी जितनी फास्टर स्पीड से चेंज हो रही है स्मॉल स्केल्स के लिए, उनको मैनेज करना या उनको चेंज करना हर बार पॉसिबल नहीं रहा। तो इसीलिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए एक प्रॉब्लम है कि अगर वो टेक्नोलॉजी चेंज नहीं करती हैं तो टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी ऑब्सोलेट हो रही है कि उनकी कैपेसिटी में ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट, स्किल्ड लेबर की शॉर्टेज। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में कौन बेचारा स्किल्ड लेबर है जो काम करना चाहेगा? तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में बहुत कम लोग जो आते भी होंगे तो वो इतने स्किल नहीं होते, जिसकी वजह से स्मॉल स्केल में ही रह जाता है, लार्ज बन ही नहीं पाता, क्योंकि वहाँ इनिशिएटिव मिलते नहीं है। तो बड़े बड़े लोग वहाँ, या एक नॉर्मल पर्सन जो एजुकेटेड है वो भी वहाँ जाना पसंद नहीं करता, तो इसीलिए स्किल्ड वर्कफोर्स भी नहीं मिल पाती उनके लिए। देन रेगुलेटरी चैलेंजेस भी काफ़ी रहते हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन तो काफ़ी रेगुलेटरी सिस्टम के लिए एक अलग अलग सिस्टम या अलग अलग लोग रख कर एक डिपार्टमेंट बनाकर उस चीज़ पे फोकस करवा लेती है। पर जहाँ पे लेबर ही कम है और काफ़ी डिपार्टमेंट्स भी कम हो, काम भी ज़्यादा हो, और वहाँ पे रेगुलेटरी सिस्टम का प्रेशर तो ऑब्वियसली रहेगा रहेगा कि कहीं पे कोई चीज़ रह ना जाए। तो अगर कहीं चीज़ कोई लॉ की कंप्लायंस नहीं हुई तो वहाँ पेनल्टी भी उतनी ही चार्ज हो जाती है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो मैंने आपको कवर करी। अब इनको सॉल्व करने के लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ ने कुछ मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिसमें उनको क्या फ़ायदा मिला, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। अब देखो मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से आज हमने कहीं ना कहीं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का मतलब है आज कुछ नई टेक्नोलॉजी ले आए हम, और नई टेक्नोलॉजी मतलब नई मशीनरी, नए डिजिटल टूल्स जब हम लेकर आएंगे तो उससे हम सारी चीज़ों को जल्दी और अच्छे से वॉच आउट कर सकते हैं, और ऑटोमेटिकली उससे हमारी कॉस्ट और स्पीड मैनेज, मतलब कॉस्ट कम हो जाएगी, स्पीड मैनेज हो जाएगी और प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो जाएगी। प्रोडक्ट की क्वालिटी भी हम मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि डिजिटल टूल की हेल्प से हम एक क्राइटेरिया सेट कर लेते हैं कि कितना हमारा क्वालिटी सिस्टम होगा, हमारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स क्या रहेंगे, हमारे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स क्या रहेंगे, उन चीज़ों को एक फिक्स करके हम बाकी चीज़ों पे मैनेज कर सकते हैं, और कोई भी चीज़ क्वालिटी स्टैंडर्ड से अबव जाएगी तो उसको ध्यान में रख सकते हैं। इसके अलावा फ़ायदा क्या मिल, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से और क्या फ़ायदा मिलता है? कॉस्ट कम हो जाती है, क्योंकि जब हम टेक्नोलॉजी को लेकर आएंगे तो उससे पेपर वर्क भी कम हो जाएगा, और ऑटोमेटिकली ऑपरेशनल कॉस्ट में भी काफ़ी ज़्यादा आपको क्या देखने को मिलेगा? कमी देखने को मिलेगी। मीन्स लेबर कम हो जाएगी तो उनको वेजेस कम देने पड़ेंगे। असेस टू दी ग्लोबल मार्केट। अब देखो ऑब्वियस ही बात है, टेक्नोलॉजी लेकर आने से आप कहीं ना कहीं इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हो, इंटरनेट आपको ग्लोबली ले जाता है, तो ये आपका फ़ायदा है। इनोवेशन, अब टेक्नोलॉजी की हेल्प से आप मार्केट को अच्छे से रिसर्च कर पाओगे और 3D सिस्टम्स का इस्तेमाल करके आप अच्छे से उसको देख पाओगे, तो जिसकी वजह से एक बेनिफिट क्या मिलता है? कहीं ना कहीं आप इनोवेशन की फील्ड में आगे बढ़ पाओगे। देन सप्लाई चेन की एफिशिएंसी, एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से जो सिस्टम सप्लाई चेन का ही है वो भी सिस्टम बढ़िया हो जाता है। मींस इन्वेंट्री मैनेज करना आसान हो जाता है, जस्ट इन टाइम सिस्टम हम यूज़ कर सकते हैं, या लीड टाइम को मैनेज कर सकते हैं, तो इन ओवर स्टॉकिंग और अंडर स्टॉकिंग को मैनेज कर सकते हैं। तो इस सब से हमें क्या फ़ायदा मिलता है? हमारी सप्लाई चेन भी अच्छी हो जाती है। ठीक है, अब हमारे पास आता है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में अगर हम टेक्नोलॉजी चूज़ करने के लिए जा ही रहे हैं तो क्या चीज़ें देखकर जाना है हमने? सबसे पहले ये देख लेना कि टेक्नोलॉजी जो लेकर आ रहे हो क्या वो मतलब ज़्यादा कॉस्ट बेस्ड तो नहीं है, क्योंकि अगर आप इतनी ज़्यादा बड़ी कॉस्ट में टेक्नोलॉजी ले ही आए तो अगर आप उसको अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाए तो आपका नुकसान बड़ा हो जाएगा। नंबर 2, क्या स्किल्ड लेबर है उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए? तो अगर है ही नहीं तो भाई साहब आपके पास एक्सपीरियंस तो है नहीं उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करने का, तो क्या फ़ायदा होगा? देन स्केल फॉर ऑपरेशंस, जितनी बड़ी कंपनी होगी उतनी आसानी से टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा सकती है, इसीलिए जितना बड़ा काम होगा तभी आप टेक्नोलॉजी अच्छे से इस्तेमाल कर पाओगे, छोटे लेवल पे टेक्नोलॉजी का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। जितनी ज़्यादा डिमांड है उतना ही डिपेंड करता है कि आप टेक्नोलॉजी को कितना यूज़ कर सकते हो। मतलब अगर हम बात करें तो ऑब्वियस ही बात है कि मार्केट डिमांड कहीं ना कहीं एक चीज़ पे डिपेंड करती है कि आप जो टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हो, मतलब मार्केट डिमांड ही डिसाइड करती है कि अगर ज़्यादा किसी चीज़ की डिमांड है तो ही टेक्नोलॉजी लेकर आने का फ़ायदा है, नहीं तो अगर डिमांड इतनी नहीं है तो हमारा काम नहीं चल रहा तो टेक्नोलॉजी का क्या ही फ़ायदा होगा।
गवर्नमेंट पॉलिसी एंड रेगुलेशन। देखो टेक्नोलॉजी ले तो आओगे लेकिन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स कुछ मेंटेन करने पड़ेंगे, इन्वायरमेंट का ध्यान रखना पड़ेगा। तो अगर आप इन चीज़ों को फॉलो कर सकते हो या कर रहे हो तो ही आप टेक्नोलॉजी को यूज़ कर पाओगे अच्छे से, मतलब टेक्नोलॉजी तभी ही अच्छी मानी जाएगी। अब टेक्नोलॉजी को अगर आप लेकर आना चाहते हो तो रॉ मटेरियल अवेलेबल है कि नहीं, इस चीज़ का ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर रॉ मटेरियल ही प्रॉपर नहीं है, आपका काम भी उतना प्रॉपरली नहीं चल रहा, टाइमली प्रोडक्शन ही नहीं चल रही है, तो टेक्नोलॉजी किसी काम में नहीं आएगी, तो पड़ी पड़ी टेक्नोलॉजी ऑब्सोलेट हो जाएगी। और बिना यूजेज अगर कोई काम किए बगैर टेक्नोलॉजी ऑब्सोलेट हो रही है तो बहुत ज़्यादा फेलियर हो रहा है आपको वहाँ पे। टेक्नोलॉजी चूज करने के लिए एनर्जी एफिशिएंसी को चेक कर लीजिएगा। मींस कॉस्ट ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का मतलब है कि एनर्जी एफिशिएंट जो जो एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज होती हैं ना, वो कहीं ना कहीं वो ऑपरेशन कॉस्ट को कम करने में काम करती हैं, स्पेशली इन द लॉन्ग रन, और कोशिश करती हैं कि इन्वायरमेंट को फ्रेंडली बनाया जा सके। मींस इन्वायरमेंट को कह लो हार्म ना हो सके। तो अगर आपका टाइट बजट है, अगर आपका बजट प्रॉपर नहीं है तो आप नहीं यूज़ कर पाओगे इन चीज़ों को। तो ये भी ध्यान देना है कि बजट सिस्टम पे आप एनर्जी एफिशिएंट टेक्निक्स इस्तेमाल कर पाओगे भी या नहीं, ठीक है। देन आते हैं टेक्निकल सपोर्ट। अब देखो टेक्नोलॉजी है तो टेक्निकल सपोर्ट, तो टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट या उसकी मेंटेनेंस तो होनी चाहिए ना। अगर प्रॉपरली कोई टेक्नोलॉजी ख़राब हो गई या कहीं पे प्रॉब्लम आ गई तो एट अ टाइम आप उस चीज़ को ठीक करने की कोशिश करोगे तो ही तो काम चलेगा। लेकिन अगर कहीं पे आप ठीक ही नहीं कर पाए तो वहाँ पे प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आने वाली है, ठीक है। तो देखिए स्टार्टअप का मतलब है एक नई कंपनी शुरू करना जिसमें हम कुछ नया प्रोडक्ट लेकर आने की कोशिश करते हैं मार्केट के अंदर, या कुछ नई सर्विसेज प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं मार्केट के अंदर, या कुछ नया बिजनेस मॉडल लेकर आने की कोशिश करते हैं मार्केट के अंदर। तो जनरली स्टार्टअप एक नया प्रोडक्ट या नए बिजनेस मॉडल को जब हम मार्केट में पहुंचाने की कोशिश करते हैं एक छोटे लेवल से, तो दैट इज़ अवर स्टार्टअप। तो स्टार्टअप में जनरली अगर आप स्टार्टअप शुरू करना चाहते हो तो सबसे पहले आइडिया लेकर आओ कि आप क्या यूनिक आइडिया लेकर आए हो जिसके ज़रिए आप अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हो आगे, ठीक है जी। मार्केट रिसर्च करो, मतलब जब भी आप कोई चीज़ लेकर आ रहे हो, कोई आइडिया आप लेकर आ रहे हो जो आप आगे करना चाहते हो, जिस आइडिया को आप मार्केट में पहुंचाना चाहते हो, पहले मार्केट में जाकर देखो कि वैसा आइडिया आया तो नहीं है, अगर आया है तो कितनी बार आया है, कितनी बार फेल हुआ है, तो क्यों हुआ है, ये सब चीज़ें देखो। फिर उसके बाद बिजनेस अपना प्लान रेडी करो। मतलब जब आपको पता चल गया कि मैं हाँ मार्केट रिसर्च पॉजिटिव है, मेरे काम की है, तो मैं बिजनेस प्लान बना लूँगा। जब मैं बिजनेस प्लान बनाऊंगा, बिजनेस प्लान मतलब मैं अपना विजन सेट करूंगा, मैं अपने ऑब्जेक्टिव्स रेडी करूंगा, मैं अपनी स्ट्रेटेजीज बनाऊंगा ताकि मैं आगे काम कर सकूं। तो जब ये चीज़ें बन जाती हैं फिर फाइनली मैं फंडिंग के बारे में सोचूंगा, क्योंकि अगर स्टार्टअप शुरू करना है तो मुझे प्रॉपर फंडिंग भी तो होनी चाहिए। अब फंडिंग मैं चाहे अपनी पर्सनल सेविंग का इस्तेमाल करके लूँ, चाहे मैं वेंचर कैपिटल का इस्तेमाल करके लूँ, चाहे मैं एंजल इन्वेस्टर से ले लूँ, चाहे मैं कहीं से लोन ले लूँ, लेकिन फंडिंग मुझे चाहिए नेक्स्ट स्टेप पे। जब मुझे फंडिंग मिल गई फाइनली मुझे लीगल स्ट्रक्चर फॉलो करना है कि मेरी जो कंपनी मैं ओपन करने लगा हूँ, मेरा जो स्टार्टअप मैं ओपन करने लगा हूँ, वो सोल प्रोप्राइटर है, वो पार्टनरशिप है कि वो कंपनी शुरू करने लगा हूँ। तो ये मुझे बताना है, ये मुझे देखना पड़ेगा, ठीक है। और जब ये चीज़ें डिसाइड हो गई फाइनली मैं अपने प्रोडक्ट को डेवलप करूंगा, मींस उसका प्रोटोटाइप मार्केट में लेकर आऊंगा ताकि मैं अपने आइडिया को टेस्ट कर सकूं कि जो मैं बताना चाहता हूं क्या वो थोड़ा सा भी सक्सेसफुल नज़र आ रहा है, या कितने लोगों को उस चीज़ का आंसर पॉजिटिव नज़र आता है, या कितने लोगों को लगता है कि वो चीज़ पॉजिटिव हो रही है। देन मार्केटिंग करूंगा, मतलब प्रोटोटाइप जब सक्सेसफुल हो गया तो अब मुझे लगता है कि अगर मेरा प्रोटोटाइप सक्सेसफुल है तो फाइनली मैं मार्केटिंग और उसकी लॉन्चिंग करूंगा, मतलब टारगेट ऑडियंस ढूंढ कर फाइनली मैं अपने प्रोडक्ट को मार्केट में पहुंचा दूंगा, ये कहकर कि हाँ जी ये बिल्कुल क्वालिटी बेस्ड है और इसके फीडबैक्स अभी तक स्मॉल बेसिस पे इतने आ चुके हैं। तो उससे मैं अपने लॉन्चिंग करूंगा, मार्केटिंग मीन्स एडवर्टीजमेंट करूंगा, प्रमोशन टूल्स इस्तेमाल करके उसको और ज़्यादा आगे लेके जाने की कोशिश करूंगा, और फाइनली स्केल अप करूंगा एक स्टेप से दूसरे स्टेप। मतलब अगर एक सिटी में गया हूं तो दूसरी सिटी में जाऊंगा, देन तीसरी, चौथी, ऐसे बढ़कर अपने बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश करूंगा ईयरली बाय ईयरली, ताकि मैं आगे बढ़ता चलूं और मेरे स्टार्टअप को एक वेल बेस्ड कंपनी बना सकूं, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्यों स्टार्टअप शुरू कर लेना चाहिए, क्योंकि इससे एक नई प्रॉब्लम सॉल्व की जा रही होती है, या मतलब इससे कुछ ना कुछ एक प्रॉब्लम को नए तरीके से सॉल्व किया जा रहा होता है। नंबर 2, क्योंकि इसमें हम मार्केट के वो गैप ढूंढ रहे होते हैं, या इसमें मार्केट की वो डिमांड पूरी करने की कोशिश की जा रही होती है जो शायद अभी तक फुलफिल नहीं हुई है, उसको फुलफिल करने की कोशिश की जाती है स्टार्टअप के जरिए।
स्टार्टअप इसलिए होना चाहिए क्योंकि इसमें नई नई इनोवेशंस आती हैं मार्केट के अंदर जो हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देने में मदद करती हैं। इन स्टार्टअप इसलिए आने चाहिए क्योंकि ये आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने में भी मदद करती हैं। स्टार्टअप इसलिए आना चाहिए क्योंकि ये एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करने का एक छोटा सा पैशन है जिसको आप फॉलो कर रहे हो। स्टार्टअप इसलिए आना चाहिए क्योंकि स्टार्टअप आने से अगर आपका स्टार्टअप सक्सेसफुल बनकर एंटरप्रेन्योरशिप क्रिएट हो गई तो वहाँ से जॉब क्रिएशन हो जाएगी और जॉब क्रिएशन से अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाएगी, राइट। देन स्टार्टअप इसलिए भी होना चाहिए क्योंकि स्टार्टअप एक आपको खुद का कंट्रोल करने में मदद करता है, खुद की डिसीजन मेकिंग, खुद की पावर को आगे बढ़ाने में आपकी मदद करता है, मतलब खुद की अथॉरिटी को आप कैसे यूटिलाइज करते हो ये आपको सिखाता है। और स्टार्टअप करने से अगर आपका बेनिफिट मतलब अगर आपने सारा कुछ अच्छा कर लिया तो ग्लोबल एक्सपेंशन भी आपको मिलती है, मतलब एक टाइम आता है जब आप स्टार्टअप से शुरू करके उस ग्लोबल एक्सपेंशन तक भी पहुंच जाओगे, अपने बिजनेस को स्केल अप करना सीख जाओगे, ठीक है। लेकिन स्टार्टअप में ये सब चीज़ें करते समय भी हमें प्रॉब्लम्स आती हैं। किस चीज़ की प्रॉब्लम आती है? सबसे पहले रेगुलेटरी स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम आती है, क्योंकि इतने सारे लाइसेंस बनाए हुए हैं, कितने सारे रजिस्ट्रेशन प्रोसेसेस हैं जिनको फॉलो करने के बाद ही स्टार्टअप ओपन किया जाएगा, जो कि एक नॉर्मल पर्सन सोचता है रहने ही देते हैं। नेक्स्ट, फाइनेंस इशू भी आता है, क्योंकि जब तक मुझे फाइनेंस फैसिलिटी नहीं मिलेगी तब तक अगर मेरे पास खुद के लिए पैसा नहीं है या एंजल इन्वेस्टर भी मुझे नहीं दे रहे हैं तो वहाँ पे मैं कैसे अरेंज करूँ अपने स्टार्टअप को आगे लेके जाने के लिए, तो प्रॉब्लम आती है। देन अगर मैं स्टार्टअप शुरू कर भी लेता हूँ तो आप एज यू नो वेरी वेल, अगर उसमें कुछ मैंने कमा भी लिया तो सरकार इतना टैक्स ले लेती है कि मैं उस चीज़ में से प्रॉफिट कमा ही नहीं सकता, और प्रॉफिट नहीं कमाऊंगा तो आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, राइट। देन उसके बाद स्टार्टअप में जैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में प्रॉब्लम आती है, वैसे ही स्किल्ड लेबर फोर्स की इसमें भी प्रॉब्लम आती है। देन स्टार्टअप में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम भी रहती है, एज यू नो, जैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में रहती है। देन इंटेंस कंपटीशन। अब ऑब्वियस ही बात है, स्टार्टअप अगर आप शुरू कर रहे हो तो क्या आपका ही बिजनेस है जो आप लेके जा रहे हो आगे? क्या आपको लगता है ऐसा ही है? अरे भाई, आपके जैसे 1000 लोग जा रहे होंगे आगे, और कुछ लोग तो वैसे विकसित हो, मतलब वहाँ पे स्टेबल हो चुके होंगे। तो स्टेबल से हैंडल करना, मतलब स्टेबल कंपनी और ग्रोइंग कंपनी, मतलब एक कह लो एक मैच्योर कंपनी ऑलरेडी है और आप अभी इंट्रोडक्टरी स्टेज पे हो, तो भाई साहब कंपेयर करना थोड़ा मुश्किल है। तो इसीलिए वहाँ पे कंपटीशन भी काफ़ी हार्ड होने की वजह से प्रॉब्लम आती है। और मार्केट की अनसर्टेनिटी तो चलो मेजर प्रॉब्लम रहती ही है, कि अगर आज आप आइडिया ले भी आए हो, सपोज करो कुछ लोग कोविड से पहले अपना आइडिया लेकर आए थे, लेकिन अचानक से जब कोविड आया उनका वो आइडिया वैसे बहुत अच्छा चल रहा था, पर कोविड आने की वजह से उनका आइडिया फ्लॉप हो गया। तो अनसर्टेनिटी यू डोंट नो वेरी वेल, राइट। अब बात कर लॉजिस्टिक्स। ये तो चलो मैं ऑब्वियसली बात करता हूँ कि आप सभी को पता होना चाहिए। लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट मैंने वैसे इसके लिए एंटरप्रेन्योरशिप उसमें डाला है, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट में इसका मैंने अच्छे से करवाया था। आई होप वहाँ पे आपको अच्छे से क्लियर है। बस इसमें एक चीज़ याद रख के जाइएगा कि व्हाट आर द 7P ऑफ द लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट: राइट टाइम, राइट कस्टमर, राइट प्रोडक्ट, राइट कॉस्ट, राइट क्वांटिटी, राइट कंडीशन एंड राइट प्लेस। इट्स 7 आपके पास राइट होने चाहिए जब आप लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट की बात कर रहे हो, ठीक है जी। बस बाकी और इसमें कुछ अभी नहीं करना, वो मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है और मेरे ख्याल से इतना अवेयर तो है आपके लिए। अब हम बात करते हैं कि ई कॉमर्स जो आज के लिए ऑनलाइन रिटेलिंग सिस्टम बन चुका है, वो कैसे स्मॉल बिजनेस को प्रमोट करने में मदद करता है। क्योंकि ई कॉमर्स यानी ऑनलाइन सिस्टम जब आ गया तो उससे काफ़ी हद तक हम अपने आप को वाइडर रीच तक लेके जा सकते हैं, पहला पॉइंट। नंबर 2, स्मॉल बिजनेस ई कॉमर्स की हेल्प से अपनी कॉस्ट को एफिशिएंट कर सकते हैं, मतलब उनके लिए लेबर कॉस्ट कम हो जाएगी जिससे उनकी ऑपरेशनल कॉस्ट कम हो जाएगी, और सेटअप भी इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है जिसमें आपको प्रॉब्लम आती रहेगी, राइट। स्मॉल बिजनेस ई कॉमर्स की मदद से विजिबल हो सकता है, मीन्स टू से दैट अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील जो ये हैं, अगर आप इनमें अपने प्रोडक्ट को डाल दोगे तो कहीं ना कहीं आपका बिजनेस चाहे छोटा है पर अमेजॉन की मदद से आप अपने बिजनेस को हाईलाइट करवा सकते हो और अपने बिजनेस को उसी स्टेप से ग्रो करना भी ग्रो कर भी आगे लेके जा सकते हो। डिजिटल पेमेंट में भी काफ़ी ग्रो होना शुरू हो गया है। स्मॉल बिजनेस ने डिजिटल पेमेंट्स को भी प्रेफर करना शुरू कर दिया जब जब वो ई कॉमर्स आया है, क्योंकि ई कॉमर्स अगर आया है तो ऑनलाइन सिस्टम्स के लिए लोग ज़्यादा कैशलेस पेमेंट का इस्तेमाल करते हैं, तो इसीलिए डिजिटल होना एक स्मॉल बिजनेस के लिए ज़रूरी है यहाँ पे। नेक्स्ट, ई कॉमर्स ने स्मॉल बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट डाला? कस्टमर को भी कन्वीनियंट कर दिया कि घर बैठे बस 24/7 आपको जो जब भी कुछ भी लगता है ऑर्डर कर लो और आपके घर में आपको पहुंच जाएगा। ऐसे ही स्मॉल स्केल बिजनेस में और क्या इम्पैक्ट पड़ गया? स्मॉल स्केल बिजनेस के लिए ये भी इजीनेस हो गई कि वो बहुत सारे एआई टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं आज के समय में, जिसका वो मार्केट रिसर्च के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी डिमांड फोरकास्ट कर सकते हैं और उसके बेसिस पे अपने प्लान रेडी और स्ट्रेटेजी रेडी कर सकते हैं। स्मॉल स्केल बिजनेस में ई कॉमर्स ऑनलाइन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करने की वजह से
मार्केटिंग कॉस्ट काफ़ी कम हो गई है, क्योंकि सोशल मीडिया एक इतना बड़ा मार्केटिंग टूल बन चुका है आज के समय में कि ऑफलाइन मार्केटिंग अगर नहीं भी करोगे तो भी स्मॉल स्केल बिजनेस इतने बड़े लेवल पे अपनी मार्केटिंग कर सकता है। सोशल मीडिया ही इतना बड़ा हो चुका, मतलब इतना बड़ा लेवल है, अगर आप उसमें एक बार आपका पोस्ट लीक हो गया या फिर कह लो वायरल हो गया तो वहाँ पे भाई साहब फिर आपको पता ही है क्या रिजल्ट निकलते हैं, राइट। दैट्स ऑल। या फिर इसके अलावा आप लॉजिस्टिक सॉल्यूशंस आपके बेटर हो जाएंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में, अगर आप ऑनलाइन टेक्निक लेते मतलब ऑनलाइन मीन्स ऑनलाइन सिस्टम अगर आप अडॉप्ट करते हो एज अ स्मॉल स्केल बिजनेस, तो वहाँ पे सप्लाई चेन मैनेजमेंट इंप्रूव हो जाएगा और ऑटोमेटिकली आपको लॉजिस्टिक सॉल्यूशंस नजर आएंगे, मीन्स लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट भी आपका बेटर बन जाएगा। अब बात करते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट के बारे में। देखिए, मार्केटिंग मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें हम प्लानिंग कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं या ओवरसी कर रहे हैं उन सभी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को जिससे हमारा प्रोडक्ट और सर्विस हम प्रमोट कर सकें। यानी जो भी हमने प्रोडक्ट और सर्विस अपने कस्टमर को वैल्यू देने के लिए या उसको सेटिस्फाई करने के लिए मार्केट में पहुंचाया है, उस प्रोडक्ट को या उस प्रोडक्ट के लिए जो मैंने मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बनाई हैं, उन मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को प्रॉपर प्लान करना, उसको एग्जीक्यूट करना या ओवरसी करने का काम मार्केटिंग मैनेजमेंट का होता है। ठीक है जी। तो कुल मिला के मार्केटिंग मैनेजमेंट सबसे पहले मार्केटिंग रिसर्च करने का काम करती है। इसके अलावा ये आपके प्रोडक्ट को डेवलप करने में मदद करती है आपकी, कि अकॉर्डिंग टू कस्टमर प्रेफरेंस आपने कौन सा प्रोडक्ट बनाना है और आपको किस तरीके से उसे आगे लेके जाना है। प्राइसिंग, मार्केटिंग मैनेजमेंट कहीं ना कहीं आपको मार्केट में एनालिसिस करने के बाद एक हेल्प करती है कि क्या प्राइस चल रहा है ऐसे सिमिलर प्रोडक्ट का, जिससे आप एक पर्टिकुलर प्राइस डिस्कस कर सकते हो एक प्रोडक्ट के लिए। प्रमोशन करने में भी मदद मिलती है, डिस्ट्रीब्यूशन आसान हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे राइट चैनल्स यानी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आज के सिस्टम में आज के टाइम पीरियड में आ चुके हैं, जिससे आप अपने प्रोडक्ट को एक किसी भी प्लेस में से किसी भी प्लेस में पहुंचा सकते हो। ठीक है जी। सेल्स मैनेजमेंट आसान हो चुकी है, क्योंकि मार्केटिंग मैनेजमेंट करने से आप एक ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटजी प्रिपेयर कर सकते हो जिसमें आप अपनी सेल्स को लगातार देख सकते हो, मैनेज कर सकते हो और स्ट्रेटजीज ऐसी रेडी कर सकते हो जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस को चेक कर सको टाइम टू टाइम और सेल्स फोरकास्टिंग आराम से हो सके और उससे आपकी मैनेजमेंट प्रॉपर हो जाएगी, राइट। मार्केटिंग मैनेजमेंट ज़रूरी क्यों है? कस्टमर सेटिस्फाई हो जाएगा अगर आप उसकी नीड के अनुसार उसको वो प्रोडक्ट दे दोगे जो उसको चाहिए। प्रॉफिटेबिलिटी, अगर आप कस्टमर के हिसाब से अपनी प्रोडक्ट उनको दे रहे हो तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ने से ऑटोमेटिकली आपकी सेल बढ़ेगी तो प्रॉफिट भी इंक्रीज हो जाएगा। ब्रांड अवेयरनेस, जितना कस्टमर सेटिस्फाई होगा उतना ही वर्ड ऑफ माउथ की हेल्प से वो लोगों को पॉजिटिव रिव्यू देगा और लोगों के सामने आपके ब्रांड की अवेयरनेस इंक्रीज हो जाएगी, राइट। मार्केट शेयर ग्रोथ, कहीं ना कहीं जो आपकी ये मार्केटिंग मैनेजमेंट है ये आपकी कंपनी को एक मदद करता है कि एक तरीके से मार्केट शेयर भी आप इंक्रीज करवा सकते हो अपनी कंपनी का। मतलब अगर आप एक तरीके से कस्टमर के दिल में समा गए और आपकी मार्केट में अप्रोच अच्छी हो गई, रेपुटेशन अच्छी हो गई, तो समझो आपका मार्केट शेयर भी इंक्रीज हो जाएगा। और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज तो चलो आपको मिलती ही है, मीन्स टू से दैट एक तरीके से जब आप कुछ यूनिक करने के बारे में सोचते हो या कुछ यूनिक कर दिखाते हो तो वहाँ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है। अब क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए एक एंटरप्रेन्योर के अंदर मार्केटिंग मैनेजर बनने के लिए? ऑफ कोर्स कस्टमर बेस, मतलब उसका ध्यान कस्टमर यानी कस्टमर अप्रोच होनी चाहिए, उसकी क्रिएटिविटी होनी चाहिए, उसके अंदर इनोवेशन स्किल्स होनी चाहिए, उसके अंदर स्ट्रेटेजिक थिंकिंग उसकी होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग नेटवर्क स्किल्स यानी लोगों के साथ कैसे कनेक्शन बनाने हैं ये पता होना चाहिए उसको। ठीक है। अब आते हैं इसके बाद नेक्स्ट वन है हमारा ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी। अब देखो, ग्रोथ एक टॉपिक है मैंने ऊपर छोड़ा है, उसको ध्यान दीजिएगा, उसमें ना मार्केट असेसमेंट है तो इस बार उसको ज़रूर अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है जी। अब देखते हैं ज़रा मार्केट पेनिट्रेशन की बात करते हैं। अच्छा, ग्रोथ स्ट्रेटजी की बात कर रहा हूँ तो उसमें मार्केट पेनिट्रेशन आता है। मतलब इसका मतलब क्या है? इंक्रीजिंग द सेल ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इन द करंट मार्केट। मतलब जो प्रोडक्ट हमारा चल रहा है ना ऑलरेडी, मैं उसी प्रोडक्ट को ग्रो करने की जब बात करता हूं तो वो मेरी कौन सी स्ट्रेटजी है? मार्केट पेनिट्रेशन। अगर मैं अपने मतलब पुराने प्रोडक्ट का ही इस्तेमाल करके नई, देखो पुराने प्रोडक्ट का पुरानी मार्केट में जा रहे हो अगर आप, मतलब मैं पुराना प्रोडक्ट लेकर अपनी पुराने प्रोडक्ट की सेल को बढ़ाना चाहता हूँ और जो एग्जिस्टिंग मार्केट है उसी में रहकर ये सब कुछ काम करना चाहता हूँ, तो दैट इज़ माई मार्केट पेनिट्रेशन। लेकिन अगर मैं डेवलपमेंट करना चाहता हूँ मार्केट की, तो इसका मतलब है कि मैं अपना पुराना ही यानी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट ही इस्तेमाल करना चाहता हूँ, मैं प्रोडक्ट नहीं चेंज करना चाहता, प्रोडक्ट मैं एक ही रखना चाहता हूँ, पर मेरी मार्केट कोई और हो जाए तो कोई बात नहीं, मतलब मैं मार्केट शिफ्ट कर जाऊँगा कोई बात नहीं है,
देखो दो चीज़ें हैं, एक आपका प्रोडक्ट आप वही रखना चाहते हो, और मार्केट भी अगर आप वही रखना चाहते हो तो मार्केट पेनिट्रेशन में आ जाओगे। लेकिन अगर आप प्रोडक्ट मॉडिफाई करना नहीं चाहते पर मार्केट नहीं, मतलब मार्केट आप न्यू एंटर करना चाहते हो, नई मार्केट में एंटर होना चाहते हो, तो मार्केट डेवलपमेंट कर रहे हो आप। ठीक है। सिमिलरली अगर आप एक नया प्रोडक्ट बना रहे हो, अब ध्यान देना ज़रा, अब आप प्रोडक्ट नया बना रहे हो और मार्केट वही की वही है, मतलब उसी मार्केट में, जिस मार्केट में आप काम कर रहे हो उसी मार्केट में पुराना प्रोडक्ट नहीं बल्कि अब नया प्रोडक्ट लेकर जाना चाहते हो, तो वो मेरी प्रोडक्ट डेवलपमेंट बन जाएगा। और अगर बस ये तीन चीज़ें हैं, इसको ध्यान रखिएगा। मार्केट पेनिट्रेशन का मतलब है जब आप सेल्स बढ़ा रहे हो प्रोडक्ट में, मतलब अपने पुराने प्रोडक्ट को, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को यूज़ करके। ठीक है। मार्केट डेवलपमेंट का मतलब है प्रोडक्ट वही रहेगा पर नई मार्केट में शिफ्ट हो जाना है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट का मतलब है प्रोडक्ट नया रहेगा, मार्केट वही, मतलब मार्केट वही की वही रहेगी। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन। अब देखो इसका मतलब है कि एक्सपेंशन ऑफ अ कंपनी इनटू न्यू प्रोडक्ट और सर्विस दैट आर रिलेटेड टू एग्जिस्टिंग बिजनेस। मतलब अगर आप बात कर लो, जैसे एक एग्जांपल इसमें इजी है, अ कार मैन्युफैक्चर एडिंग द इलेक्ट्रिक व्हीकल टू इट्स प्रोडक्ट लाइन। मतलब यहाँ पे अब ध्यान दो ज़रा, कंसेंट्रेटेड का मतलब है कि जब आप अपनी कंपनी को मतलब उन नए प्रोडक्ट्स में लेके जा रहे हो, मतलब जो ऑलरेडी आपके काम से रिलेटेड है, मतलब जब आप रिलेटेड बिजनेस में एंटर होना चाहते हो ना, रिलेटेड बिजनेस में आप अपने नए नए प्रोडक्ट को उसी नए उसी बिजनेस लाइन में रखना चाहते हो जिस बिजनेस लाइन में आप हो, तो दैट इज कम अंडर कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन। लेकिन अगर आप ओपोजिट डायरेक्शन में जाना चाहते हो, मतलब आप कुछ नया लेकर आ रहे हो, कुछ नई मार्केट में आए हो, उस मार्केट में आप आए हो जो आपके काम से रिलेटेड ही नहीं है, जो आपकी बिजनेस लाइन ही नहीं है, तो आपने उस लाइन से कनेक्ट किया है। मतलब जैसे एक कंपनी है, इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है, उसने फूड इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट कर लिया, भाई लेना देना ही नहीं है उनका, तो वो कॉन्ग्लोमेरेट है। लेकिन अगर लेना देना है तो वो कंसेंट्रेटिक माना जाएगा। ठीक है। अब ये तो थी इंटरनल ग्रोथ स्ट्रेटेजी। एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रेटेजी में मर्जर और एक्वाजिशन आ जाता है। ऑब्वियस सी बात है, दो चीज़ें हैं, मर्जर दो कंपनीज को कंबाइन करना, एक्वाजिशन का मतलब है एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर लिया। ठीक है जी, सिंपल सी चीज़ें हैं, ये आपको पता है। देन आते हैं मर्जर भी दो तरीके के हो सकते हैं, सॉरी तीन तरीके के हैं। हॉरिजॉन्टल, जब दो कंपनी सेम इंडस्ट्रीज में कंबाइन हो रही हैं और सेम स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पे कंबाइन हो रही हैं। जब एक मतलब सेम इंडस्ट्री में जब दो कंपनी दो सेम स्टेज की प्रोडक्शन लाइन में एक दूसरे के साथ अटैच हो रही है, मतलब दोनों कंपनी की जो प्रोडक्शन स्टेज, जैसे मैंने जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ उसी डिपार्टमेंट में मैं दूसरे कंपनी में चला जाऊँ तो दैट इज़ माई सेम प्रोडक्शन स्टेज। तो इसी तरीके से अगर दो कंपनी प्रोडक्शन स्टेज में दोनों सेम लाइन पे जा रही हैं और सेम इंडस्ट्रीज में दो कंपनीज अटैच हो रही हैं एक दूसरे के साथ, तो वो हॉरिजॉन्टल है। मतलब हॉरिजॉन्टल आमने सामने, सामने ऊपर नीचे नहीं करना किसी को, आमने सामने रख दिया। ठीक है। ऐसे ही वर्टिकल मर्जर का मतलब है, वर्टिकल मर्जर का मतलब है कि जब आप दो ऐसी कंपनीज को कंबाइन कर रहे हो, ठीक है, जिसमें एक सप्लायर है और दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर होता है। जैसे कि एक कार मैन्युफैक्चरर ने स्टील सप्लायर के साथ डीलिंग मतलब कंबाइन कर लिया, तो दैट इज कम अंडर वर्टिकल मर्जर। ठीक है। फिर अब मर्जर क्या है कि जब दो अलग अलग इंडस्ट्री एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाती हैं। अब दो, देखो सेम इंडस्ट्रीज की बात नहीं कर रहा मैं, पहले ऊपर सेम सेम इंडस्ट्रीज की बात हो रही थी, सेम इंडस्ट्री में दो कंपनी कंबाइन हो रही हैं, लेकिन अब दो इंडस्ट्री अलग अलग से कंबाइन होने लग जाएं। जैसे हॉस्पिटल सेक्टर की हॉस्पिटल इंडस्ट्रीज या हॉस्पिटैलिटी सेक्टर अगर है उसमें, मतलब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री अगर हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में चली जाए, तो वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है वो मर्जर अगर उसके साथ हो रही है तो वो बिल्कुल कॉन्ग्लोमरेट मर्जिंग है। कॉन्ग्लोमरेट मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन है, लेकिन अगर दो इंडस्ट्री इस तरीके से मर्ज हो रही हैं, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली उसमें क्या माना जाएगा, वो चीज़ कॉन्ग्लोमरेट मानी जाएगी। कॉन्ग्लोमरेट मतलब ऑपोजिट, आपको मैंने बताया हुआ है, मतलब जिसका कोई लिंक ही ना हो आपके प्रेजेंट लाइन के साथ। ठीक है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट के बारे में, और ये भी आई थिंक मैंने ऑलरेडी आपको उसके अंदर कवर करवाया हुआ है। हमारे प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट का टॉपिक था, उसमें मैंने ये चीज़ें अच्छे से समझाई थी। मैंने आपको एक बार बस इसका ओवरव्यू दे देता हूँ कि एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर हम अपने प्रोडक्ट को डेवलप, मैनेज और मार्केट करने का काम करते हैं, वो हमारे लिए प्रोडक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट मानी जाती है। मतलब एक पूरी लाइफ साइकिल जो प्रोडक्ट की है, उसमें जब हम एक प्रोडक्ट को प्रॉपर्ली डेवलप करना कैसे है, मैनेज कैसे करना है या मार्केट कैसे करना है, उसके बारे में बात होती है। तो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट।
और ये भी जनरली क्यों की जाएगी? कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए, इनोवेशन करने के लिए, रिसोर्स प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज करने के लिए, रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए और मार्केट रिसर्च को बेटर बनाने के लिए। तो ये सब पॉइंट्स ऑलरेडी क्लियर्ड हैं आपको, मुझे नहीं लगता इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगे। लेकिन हाँ, कॉम्पोनेंट एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन एक दो बार रिपीट हो चुका है। कंपोनेंट में आता है कि जब भी आप प्रोडक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट की बात करते हो तो सबसे पहले प्रोडक्ट इनोवेशन की बात करो। कि इन सिंपल टर्म प्रोडक्ट इनोवेशन का मतलब सिंपल सा क्या है? प्रोडक्ट में कुछ नया करके दिखाना। मतलब कि कंपनी की जो आज की सिचुएशन है, कंपनी में जो आज चीज़ है ऑलरेडी, उससे थोड़ा डिफरेंट बनना। मतलब जो कस्टमर की नीड है उसको समझकर अपने प्रोडक्ट के अंदर कुछ फीचर्स को नया करना, कुछ क्वालिटी पर्पज से चेंज करना, या फिर कुछ कह लो कि उसमें कुछ नई चीज़ें लेकर आना। दैट इज कम अंडर प्रोडक्ट इनोवेशन। ठीक है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जब एक कंपनी नई मार्केट में जाना चाहती है, ठीक है, जब एक कंपनी अपने प्रोडक्ट को नई मार्केट तक पहुंचाना चाहती है तो दैट इज कम अंडर डाइवर्सिफिकेशन। तो वो भी एक तरह से प्रोडक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट का पार्ट बन जाता है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं आप बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजीज के साथ अटैच हो जाते हो जिससे आपको बेनिफिट होता है बाद में जाकर। या फिर आप कह लो कि आपके रिस्क बहुत सारे ऐसे हैं जो रिमूव हो जाते हैं जब आप डाइवर्सिफिकेशन करते हो, क्योंकि एक जगह पर रहकर जितने रिस्क होते हैं वो डाइवर्सिफाई हो जाते हैं अगर आप नई मार्केट में शिफ्ट हो जाते हो। नई मार्केट के अपने चैलेंजेस आएंगे, लेकिन स्टिल कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी और कुछ ऐसे कस्टमर नए कस्टमर बेस के बेसिस पे आप अपने आप को अगर हैंडल करना सीख जाते हो तो डाइवर्सिफिकेशन आपको हेल्प करेगा। देन आते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन इन प्रोडक्शन प्लानिंग मीन्स क्रिएटिंग अ यूनिफॉर्म प्रोडक्ट दैट अडेयर टू द कंसिस्टेंट क्वालिटी एंड स्पेसिफिकेशन अक्रॉस डिफरेंट मार्केट। अब देखो, सिंपल सी बात है कि स्टैंडर्डाइजेशन मतलब एक तरीके से अपने प्रोडक्शन मतलब एक कह लो कुछ ऐसे यूनिफॉर्म प्रोडक्ट बनाना, कुछ ऐसे यूनिफॉर्म प्रोडक्ट क्रिएट करना जिसमें क्वालिटी नज़र आ रही है आपको, मतलब एक क्वालिटी बनी रहे, ये ध्यान रखना है। मतलब कुछ ऐसे मतलब स्टैंडर्ड सेट करना किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जिसमें वो स्टैंडर्ड के हिसाब से ही रहे, मतलब क्वालिटी भी उस हिसाब से रहे, उसमें फीचर्स भी उतने जितने ज़रूरी हैं उतने रिक्वायर्ड होने चाहिए। मतलब हर चीज़ का प्रॉपर एक क्राइटेरिया होना चाहिए। ठीक है। तो कुल मिला के जो ये हमारी स्टैंडर्डाइजेशन स्ट्रेटजी है ये ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स और कंज्यूमर गुड्स में आपको देखने को मिलेगी, और इससे हमारी जो प्रोडक्शन है और बेटर हो जाएगी, क्योंकि हम सारे स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके काम कर रहे हैं। और मतलब जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटी है वो भी प्रॉपर हो जाएगी इससे, क्योंकि हम एक ही तरह के प्रोडक्ट को एक साथ लेके जा सकते हैं। हमें अब कह लो क्योंकि सिमिलर चीज़ें हो गई ना, जो सिमिलर चीज़ें हैं मैंने एक साइड कर दी, जो डिफरेंट चीज़ें हैं मैंने एक साइड कर दी। तो स्टैंडर्ड बना के मैंने हर प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर दिया अपनी अपनी सिमिलरिटी के हिसाब से। ठीक है। एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब है अगर मुझे लगता है कुछ ऐसा प्रोडक्ट भी है बीच में जो अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है या जिसका रिटर्न अच्छा नहीं है, जो जिसके आने से लगातार सेल्स डिक्लाइन ही हो रही हैं पर उसका कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा, तो वहाँ पे उस प्रोडक्ट को निकालना ही बेटर होगा मेरे लिए। तो दिस इज कम अंडर एलिमिनेशन। देन आता है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट करते समय टाइम का ज़रूर ध्यान रखिएगा। मतलब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पूरा प्रॉपर मैनेज करके चलिएगा, क्योंकि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में जो जो चीज़ें जहाँ जहाँ जितनी जितनी ज़रूरी हैं, अगर आप उन चीज़ों को फॉलो करके आगे जाओगे तो ही आप अपने प्रोडक्शन लाइफ साइकिल में प्रॉपरली मैनेज अपने आप को कर पाओगे। अदरवाइज वो ये कहना चाहता है टाइम फ्रेम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी प्रोडक्ट। हर एक प्रोडक्ट का अपना लाइफ साइकिल होता है, लेकिन जब आप मैच्योर हो जाते हो उसके अंदर डिक्लाइन होने से पहले अगर आप अपने आप को मैनेज कर लेते हो तो आप अपने आप को और ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हो आने वाले समय के लिए। तो हर चीज़ का एक टाइम होता है, अगर आप उस टाइम के हिसाब से हर चीज़ का टाइम रख रख कर आगे चलोगे तो आप अपने प्रोडक्ट को क्या कर सकते हो, सक्सेसफुल बेसिस पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो मार्केट के अंदर। देन प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल के अंदर प्रोडक्शन आइडिया भी होना चाहिए, और प्रोडक्ट की स्क्रीनिंग और प्रोडक्ट का ऑब्जेक्टिव और प्रोडक्ट का डिज़ाइन। अब देखोगे आप कितने पॉइंट्स आ गए। देखो, प्रोडक्ट का आइडिया जैसे आपको पता ही है, स्क्रीनिंग जो आइडिया आप लेकर आ रहे हो, जो आइडिया आप लेकर आ रहे हो उसको स्क्रीन्ड करो प्रॉपरली। स्क्रीन्ड मतलब चेक करो, छांटी करो उसकी कि जो आइडिया है वो मार्केट में ऑलरेडी चल तो नहीं रहा, क्या मार्केट में उसकी प्रॉफिट मतलब क्या मार्केट में आज वो आइडिया लेकर आना बेनिफिशियल होगा कि नहीं होगा, इस चीज़ पे ध्यान दो। एंड देन प्रोडक्ट ऑब्जेक्टिव, कि जो प्रोडक्ट ऑब्जेक्टिव्स हैं वो मेजरेबल होने चाहिए, स्पेसिफिक होने चाहिए। मीन्स टू से दैट हर प्रोडक्ट को बनाने का एक प्रॉपर ऑब्जेक्टिव रखना है, एक प्रॉपर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, एक स्मार्ट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ताकि वो प्रोडक्ट प्रॉपर बेसिस पे बने और प्रोडक्ट को बनाने का मकसद समझ आ जाए सभी को कि क्यों ये प्रोडक्ट बन रहा है, किस पर्पज़ के लिए बन रहा है।
और जो भी प्रोडक्ट बनाना है उसको डिज़ाइन भी ज़रूर करना पड़ेगा, क्योंकि हर लेवल पे उसकी डिज़ाइनिंग बहुत ज़रूरी है, चाहे फिजिकली बात करो चाहे फंक्शनली बात करो। प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग उसकी ज़रूरी है, मतलब प्रोडक्ट की पैकेजिंग कैसी होनी चाहिए, प्रोडक्ट के फीचर्स क्या होने चाहिए, प्रोडक्ट की यूजेबिलिटी कैसी रहेगी, प्रोडक्ट एक्सपीरियंस कैसा रहेगा किसी का, ये सब चीज़ें उसमें मेंशन होनी चाहिए, या मेंशन मतलब आपको ये चीज़ें फाइंड आउट करनी है और इसका रिस्पॉन्स आपको रिकॉर्ड करना है। ठीक है, दैट्स ऑल। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दैट। एक लास्ट में एमएसएमई है, उसको अगर मैं क्लियर करने की कोशिश भी करूँ तो बस एक छोटा सा कंसेप्ट आप इसमें समझ लीजिएगा कि आजकल एमएसएमई की जो मतलब एमएसएमई भी एक तरीके से स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ही है, जिसमें अगर हम बात करें तो आज के समय में आप माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज की कैटेगरी में तब आओगे अगर आपकी इन्वेस्टमेंट लिमिट 1 करोड़ से लेकर 5 करोड़ तक टर्नओवर लिमिट है, मतलब इन्वेस्टमेंट लिमिट 1 करोड़ और टर्नओवर लिमिट 5 करोड़ है तो आप माइक्रो में आ जाओगे। अगर 10 करोड़ और 50 करोड़, यानी 10 करोड़ इन्वेस्टमेंट लिमिट और 50 करोड़ टर्नओवर लिमिट है तो आप स्मॉल स्मॉल सेक्टर में आ जाओगे, मतलब स्मॉल कंपनी आपकी मानी जाएगी। और मीडियम स्टार्टअप आपका तब माना जाएगा अगर आप 50 करोड़ इन्वेस्टमेंट लिमिट से शुरू करते हो या फिर आपकी है और टर्नओवर आपकी ज़्यादा से ज़्यादा 250 करोड़ तक है, तब ये चीज़ें मानी जाएंगी। और एमएसएमई के लिए कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, बहुत सी सिंपल सी चीज़ें हैं, पैन नंबर, आधार, बैंक नंबर, टर्नओवर डिटेल, इन्वेस्टमेंट डिटेल, पार्टनरशिप डिटेल्स, ये सब चीज़ें नॉर्मल सी बातें हैं। अब रजिस्टर कैसे करना है उसके लिए ऑलरेडी आपको बेसिक सा प्रोसीजर है, एक बार इसको रीड कर लीजिएगा। बाकी मेरे हिसाब से मुझे लगता नहीं है अब इन चीज़ों को ज़्यादा आगे डिफाइन करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि अगर एमएसएमई के बारे में अगर आप ये सोच रहे हो कि सर इसका सीड बेड अगर क्वेश्चन आ गया तो क्या करेंगे, अरे भाई सीड बेड कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है, सिंपल सी चीज़ जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें हैं ना वही इसमें आएंगी कि एमएसएमई में क्या होना चाहिए, इसके मेन फीचर्स बता दीजिएगा और इसके बेनिफिट्स बता दीजिएगा। ठीक है जी। तो फीचर्स में जनरली जो एमएसएमई है वो लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट से ओपन होती है, मतलब स्टार्टअप हम लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट से शुरू कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी प्रॉपर होती है, अकॉर्डिंग टू मार्केट कंडीशंस हम इसमें चेंजेस यानी माइक्रो से स्मॉल पे चले जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टमेंट लिमिट अगर हम बढ़ा लेते हैं तो। डाइवर्स सेक्टर होते हैं इसके अंदर, मतलब बहुत सारे सेक्टर से रिलेटेड एमएसएमई होती है। मैन्युफैक्चरिंग सर्विस, मैन्युफैक्चर सेक्टर्स अलग से हैं, रिटेल सेक्टर की बात कर लो, टेक्नोलॉजी, बहुत सारे सेक्टर इसके अंदर आ सकते हैं। और अगर एमएसएमई ग्रो करोगे तो जॉब क्रिएशंस आपको देखने को मिलेगी कहीं ना कहीं। जब नए बिजनेस बनते हैं तो इनोवेशन सेक्टर भी इंक्रीज होता है और गवर्नमेंट सपोर्ट भी आपको मिलता रहेगा। तो ये कुछ बेनिफिट भी होते हैं और कुछ फीचर्स भी इसमें अवेलेबल हैं जो आपको दिखेंगे यहाँ पे। तो मेन आपने यही चीज़ें डिफाइन करनी है अगर आपको एमएसएमई एज अ सीड बेट ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप पूछा जाता है तो। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट योर टॉपिक। तो आई होप दोस्तों आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं, और पूरे प्रॉपरली एंटरप्रेन्योरशिप की क्लैरिटी के बारे में मैंने यहाँ आपको क्लियर करने की कोशिश की है, मतलब सारे टॉपिक्स के बारे में। तो दैट्स ऑल। वीडियो को जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अच्छे से समझ आ गया है तो वीडियो को जल्दी से लाइक शेयर के साथ साथ सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, और बेल आइकन प्रेस करिएगा बहुत सारी रिलेटेड वीडियोज़ के साथ और रिलेटेड वीडियो की अपडेट के लिए। ठीक है जी। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर टुमारो एग्जाम। थैंक यू सो मच। हैव अ वेरी नाइस डे।